हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं तो पिछली क्लासेस में हम क्या बात कर रहे थे। पिछली क्लासेस में जो हमने बात करी थी उसको मैं एक बार समराइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस या स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। मैं पहले एक बार समराइज करता हूं कि कहानी कहां से शुरू हो रही है। कहानी शुरू हो रही है अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमें बताता था, वो हमें बताता था वर्क डन के बारे में। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये अपन ने देखा, ठीक है। दूसरा बताता था हीट के बारे में, हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम, इसके बारे में। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, शब्दों को पकड़ना, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहीं भी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता था। क्या लिख रहा हूं मैं, देखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहीं भी हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता था। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? अगर मैथमेटिकल इक्वेशन देखूं तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है सर। क्यू और डब्ल्यू के बारे में, हीट और वर्क डन के बारे में हमें बिल्कुल कहानी पता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें हीट के बारे में प्रॉपर जानकारी दे रहा है, हीट के बारे में प्रॉपर जानकारी दे रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें वर्क डन के बारे में प्रॉपर जानकारी दे रहा है। एक बार समराइज करने की कोशिश करूं, अगर कोई मेरा सिस्टम है, सिस्टम में इस सिस्टम पे अगर हीट दी जा रही है तो हीट को पॉजिटिव माना जाएगा। अगर इस सिस्टम से हीट निकाली जा रही है तो इसे निगेटिव माना जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन को पॉजिटिव माना जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इस वर्क डन को नेगेटिव माना जाएगा। ये हमारी कहानी थी जिसे अपन ने पिछली क्लासेस में देखा था। ये हमें अच्छी खासी जानकारी देता था वर्क डन और हीट के बारे में, लेकिन ये हमें कभी भी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी नहीं देता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग भी लिखते चलना ये चीज है ना, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी नहीं देता था कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली, ठीक है। दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानकारी नहीं देता था। मतलब स्पॉन्टेनिटी और डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे हम नहीं बता सकते। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है। अब ये जो कहानी आने वाली है स्पॉन्टेनिटी सुनना जी। अब ये जो कहानी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉन्टेनिटी एंड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यहां से, ये तो मैं एक पार्ट में बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यहां से अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत होगी। यहां से अपनी एंट्रोपी की शुरुआत होगी। यहां से अपनी किसकी शुरुआत होगी आगे आने वाली क्लासेस में? यहां से अपनी एंट्रोपी की शुरुआत होगी, ठीक है। यहां से अपनी गिब्स फ्री एनर्जी की शुरुआत होगी। और जैसे कि मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर के 4 पिलर थे, मैंने इस चैप्टर के 4 पिलर आपको बताए, इस चैप्टर के 4 पिलर बताए। कौन कौन से पिलर हैं वो 4? एक था डेल यू इंटरनल एनर्जी, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। एक अपन देख चुके हैं एंथैल्पी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। भैया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों ना हो, एक बार पूरा रिविजन कर रहा हूं क्योंकि यहां से इस चैप्टर का मान लीजिए सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों ना हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्यों ना हो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों ना हो, बॉन्ड एनर्जी क्यों ना हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों ना हो, मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों ना हो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्यों ना हो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ तो बता दिया। ऐसा कौन सा टॉपिक नहीं रहा है जो नहीं बताया? जो बच्चा स्टार्टिंग से थर्मोडायनामिक्स फॉलो कर रहा होगा उसे ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपके लिए सरप्राइज पैकेज आने वाला है क्लास 11 का, जिसका सब बच्चों को इंतजार था, उसका इंतजार करते रहिएगा। अब जो 2 पिलर बाकी रह गए हैं उनकी शुरुआत अब यहां से होने वाली है। एक है एंट्रोपी के बारे में, और एक है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं अपन बिना डिले करे हुए स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। पहले इसे थोड़ा हल्का सा नोट डाउन कर लो। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हां सर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है तो इसे नोट डाउन कर लो, और मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, लिखा। अब ध्यान दीजिएगा।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और स्पॉन्टेनिटी क्या चीज होती है समझिएगा। आप कभी अगर झरने से पानी को नीचे गिरते देखा होगा, झरने से पानी नीचे ही गिरता है, ठीक है, तो झरने से पानी का नीचे गिरना जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है पानी के नीचे गिरने की डायरेक्शन में, सुनना, पानी के नीचे गिरने की डायरेक्शन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखना स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होती हैं जो नेचर में हो रही हो, सारी नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस जो भी नेचर में अपने आप हो रही हैं वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं, आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहलाती है। तो मैं इस कहानी को पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस, जितनी भी नेचर में प्रोसेसेस अपने आप हो रही हैं, नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस वो क्या कहलाती हैं, अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहलाती हैं। पहला पॉइंट ये या ऐसी प्रोसेसेस जो अपने आप हो या एक बार अगर उसे इग्नाइट कर दिया जाए, एक बार जला दिया जाए, ऐसे समझिए। कहते हैं ना, अगर सक्सेस की आग दिल में एक बार लग जाए, पढ़ाते पढ़ाते मैं जीवन की बातें ही बताते चलता हूं, सक्सेस की आग दिल में एक बार लग जाए तो इंसान फिर भूखा प्यासा सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए काम करता है, सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए काम करता है। तो आग दिल में जलाना जरूरी है मेरे बच्चों, आग दिल में जलाना जरूरी है। तो ऐसी प्रोसेसेस मतलब स्पॉन्टेनियस आगे सक्सेस की तरफ बढ़ना, मतलब अपने आप एक नेचुरली सक्सेस की तरफ बढ़ना इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेसेस जिन्हें एक बार जला दिया जाए, वंस इग्नाइट, एंड जो प्रोसीड होंगी अपने आप, उन्हें हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अब ये बोला जाता है, सुनना, यहां पे मैंने दो चीजें अपने आप बता दी हैं। यहां ये बोला जाता है कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं उसमें एंथैल्पी चेंज जो होता है वो कम होता है या एक्सोथर्मिक होती हैं। लेकिन आपको एक्सेप्शन देखने मिल जाएगा कि कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंडोथर्मिक भी होती हैं, जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, और एज आई टोल्ड यू, मैं एनसीईआरटी बेस्ड प्लस एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात करूंगा, एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात करूंगा, और आपका जेई और नीट के लिए बेस मैं तैयार करके रख दूंगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस समझ आई, ऐसी प्रोसेस जो नेचर में अपने आप हो रही हैं, और अगर नहीं भी हो रही हैं तो एक बार अगर उन्हें इग्नाइट कर दिया जाए तो अपने आप वो चलती जाएंगी, इसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। चलिए दूसरे वर्ड में बात करूं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। अब मेरी बात सुनिएगा, नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस आर, वो बोल रहा है स्पॉन्टेनियस है एंड इरिवर्सिबल है। मैं इसे एक ही एग्जांपल से समझता हूं। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई पानी फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, ये एनसीईआरटी का वर्ड लिया है मैंने। अगर पानी डाउन द हिल नीचे गिर रहा है झरने से, आपने देखा होगा या आपने देखे होंगे बहुत सारे झरने, एक हाथ कमेंट सेक्शन बताना, झरनों के नाम याद नहीं आ रहे, मुझे पचमढ़ी का याद आ रहा है। एक बार मैं गया था बी फॉल में, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि पानी नीचे से ऊपर जाने लगा, जुम 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 जुम। कभी ऐसा होता है क्या? है ये तो भैया नेचर का अगेंस्ट हो गया कि वाह यार ये तो जादू हो जाएगा, फिर लोग भगवान की लीला है, भगवान का प्रसाद है भैया कि ऊपर जा रहा है पानी, पानी पी लो शुद्ध हो जाओगे, ये फिर तो बकवास बात शुरू हो जाएंगी, वो बियॉन्ड द नेचर चली जाएगी बात। तो जितनी भी नेचर में प्रोसेसेस हो रही हैं और जो इरिवर्सिबल है, ठीक है, एंड मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, समझना, एंड मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, उन्हें नाम दिया जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताता था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हीट के बारे में नहीं बताता था, वो हमें ये नहीं बताता था कि हीट अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है तो क्यों जा रही है, ठीक है, इसके बारे में, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में उसने नहीं बताया। यह सारी चीजों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। अगली कहानी अपन देखते हैं, एनसीईआरटी की डेफिनेशन, टिपिकल एनसीईआरटी, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बात वही है, एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड। समझना, मैंने क्या बोला, पहली टर्म में बोला कि इरिवर्सिबल होती, काफी थ्योरेटिकल बात चल रही है, या एनसीईआरटी कहती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, और वो तभी रिवर्स की जा सकती है जब कोई एक्सटर्नल एजेंट का आप यूज करेंगे, नेचर में अपने आप नहीं हो पाएगी। ये बात थी अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो एक टर्म में अगर मैं समराइज करूं, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझा पाता है, मैं याद करा पा रहा हूं या नहीं?
यस सर, याद करा पा रहे। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता था? नहीं सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताता था। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यह बताता था कि जितनी भी नेचर में प्रोसेसेस हो रही हैं वो स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है? नहीं सर, ये हमें नहीं बताता था। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस? नेचर में होने वाली प्रोसेसेस जो कि इरिवर्सिबल होती हैं उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, कहानी क्लियर है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक है, बर्फ रखी आपने एक भगोने में या एक कंटेनर में, हम तो देसी आदमी है, भगोना ही बोलते हैं भैया, ठीक है, या कटोरा बोल देते हैं। उसमें आपने बर्फ रख दी। क्या बर्फ बर्फ बनी रहेगी या पानी हो जाएगा? खुद ही बताइए। बर्फ पानी हो जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरी चीज समझना, पानी लिक्विड फॉर्म से पानी किस में जा रहा है? गैसियस फॉर्म में। इवोपरेशन, इवोपरेशन नेचर में अपने आप होता है। अगर आप बात करेंगे, झील का पानी है अपने आप भाप बनता रहता है, झील का पानी है अपने आप भाप बनता रहता है। तो इवोपरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवोपरेशन कैसी है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, गैसें अपने आप मिक्स हो रही हैं। गैसेस की जो मिक्सिंग हो रही है, मान लीजिए गैसेस की जो मिक्सिंग हो रही है वो अपने आप हो रही है। क्या कभी आपने सोचा है, मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, कि अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन गैस है 21%। सर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके 2NO क्यों नहीं बना देते? एटमॉस्फेयर में तो पाए जा रहे हैं, क्यों नहीं बना देते? क्योंकि मिक्सिंग हो रही है गैस की। लेकिन जब ये बनेंगी N2 प्लस O2 आपस में मिक्स करके 2NO, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये अपने आप नहीं होती, इसके लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे क्लियर करूंगा, लॉजिक समझते चलना। तो समझिएगा कहानी को कि भैया मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगली कहानी, फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, डाउन द हिल, हिल से, हिल टॉप से पानी का नीचे गिरना, पानी का नीचे गिरना। ठीक है, पत्थर मैंने फेंका, पत्थर का भी एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, स्टोन को मैंने पकड़ा, नीचे फेंका, ठीक है, वो अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर पत्थर को ऊपर फेंकना है मुझे, पत्थर को ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन मुझे उसके लिए किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, क्लियर है। और इन प्रोसेसेस में याद रखना, मैंने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस नेचुरली ऑकरिंग होती हैं या एक बार इग्नाइट करने की जरूरत पड़ेगी तो अपने आप हो जाएंगी। इनमें कोई इग्निशन की जरूरत नहीं है, नो इग्निशन रिक्वायर्ड, नो इग्निशन रिक्वायर्ड। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज इसे नोट डाउन करें। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, प्लीज इसे नोट डाउन करें आप लोग। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलिए जी, नेक्स्ट कहानी की बात करता हूं मैं, देखिएगा। लिख लिया ना? नहीं तो बाद में बोलोगे सर लिखने का समय नहीं देते हैं आप हमें। चलिए जी, अगली कहानी की बात करते हैं अपन। अगली कहानी है हमें कि वाटर का फॉर्मेशन। आपने लिया 2H2 प्लस O2 की रिएक्शन कर दी, इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, आपका क्या बन गया? 2H2O लिक्विड बन गया। क्या बन गया? 2H2O लिक्विड बन गया। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्पार्क देने की जरूरत पड़ रही है आपको। दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देने की जरूरत पड़ रही है। इसमें इनिशिएशन और इग्निशन की रिक्वायरमेंट है, समझिएगा। दूसरी चीज, आपने कार्बन सॉलिड लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, इग्निशन हुआ, आपकी CO2 गैस बन गई। ठीक है, CO2 गैस बनेगी, इसमें भी इग्निशन की जरूरत पड़ी। मैंने अलग अलग एग्जांपल लिया है। और बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, आपने मोमबत्ती या को एक बार जलाया, फिर वो अपने आप जलती रहेगी। सपोज कि भैया कोई आंधी तूफान ना आ रहा हो, तब तक जलती रहेगी जब तक वो पिघल ना जाए। तो दिस इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन इसमें इग्निशन रिक्वायर होता है। क्या होता है? इग्निशन रिक्वायर होता है। दीज ऑल आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन इसमें इग्निशन रिक्वायर होता है। बढ़े आगे, चलिए बात करता हूं कहानी की मैं, समझिएगा अगली कहानी की। तो अगर मैं ये कहूं कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, अब मैं दूसरे पहलू पे जाऊं, अगर मैं इस स्पॉन्टेनिटी के पहलू को थोड़ा आगे बढ़ाऊं और मैं ये कहूं कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है या नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेसेस हैं, उसमें इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी कम होती है। क्या ये मेरा स्टेटमेंट 100% सही होगा? चलो देखते हैं। एनसीईआरटी भी यही बात पूछती है, क्या हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में डिक्रीज इन एंथैल्पी देखने मिलता है आपको? एनसीईआरटी ये बोलती है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में क्या आपको डिक्रीज इन एंथैल्पी देखने मिलता है। चलिए बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इज accompanied by decrease in internal energy और एंथैल्पी।
चलो ठीक है। It indicates only exothermic reactions are spontaneous. Only exothermic reactions are spontaneous. चलिए देखते हैं एग्जांपल। पहले मैं एनसीईआरटी का पकड़ता हूं कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस होती हैं। चलिए मैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल पकड़ा, मैंने पकड़ा आपका, मान लीजिए मुझे अमोनिया का फॉर्मेशन करना है। अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, मैंने किससे करा, N2 प्लस 3H2 3/2 कर दिया मैंने, 3/2 कर दिया मैंने, और इसको 1/2 कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया मेरे, तो मेरा अमोनिया बन गया। अमोनिया बन गया, ठीक है। क्या बन गया मेरा, अमोनिया बन गया। इस अमोनिया का फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है वो ध्यान दीजिएगा -46.1 किलो जूल पर मोल आता है। किलो जूल पर मोल आता है, कितना आता है, -46.1 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। मतलब अगर ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, N2 और 3H2 आपस में मिलके अमोनिया बना रहे हैं, तो इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए दूसरा उसने एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाफ H2 ले रहे हैं, हाफ Cl2 ले रहे हैं, हाफ Cl2 ले रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आपको देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा -92.38 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो वो ये बोलता है कि हाँ भैया जो भी अपने आप रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, ये हमेशा सही नहीं होता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, क्या कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी? यस होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखने मिलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, इट इंडिकेट्स ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान देना, ये चीज हमेशा सही नहीं होगी, एक्सेप्शन देखने मिलेगा। जैसे एक आपने देख लिया, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर आर एंडोथर्मिक। आप बात सुनिएगा, जब आइस मेल्ट होती है, जब आइस मेल्ट होती है तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, तभी तो मेल्ट हो रही है, ठीक है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का इवोपरेशन हो रहा है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी इवोपरेट होगा, तभी इवोपरेट होगा, ठीक है। तो इवोपरेशन ऑफ वाटर आर एंडोथर्मिक बट ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, बट ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। पहले इतना नोट डाउन करो, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर कहानी को मैं थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर। चलिए, तो क्या क्लियर हुआ है यहां से कि भैया कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें एंथैल्पी या जो एंडोथर्मिक होती हैं, एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने मेल्टिंग ऑफ आइस देख लिया या इवोपरेशन ऑफ वाटर देख लिया। इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करूं मैं, जैसे कि मैं हाफ N2 प्लस O2 की बात करूं और मुझे मिल रहा है NO2। ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है लेकिन एंडोथर्मिक है, +38 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इसके अलावा ये देखो, इसके अलावा एक और मैं रिएक्शन देख सकता हूं, जैसे कार्बन सॉलिड ले लिया मैंने, प्लस S2 ले लिया मैंने, CH2 का फॉर्मेशन हो रहा है मेरा, ये भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, +128 किलो जूल पर मोल। देखिए +120 एंडोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मतलब आप अगर जैसे मैं इनको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं, एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया है कि हाँ भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है, तो समझिएगा, मान लीजिए मैं इधर बना रहा हूं अपनी कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं। इधर मैं ले रहा हूं अपनी एंथैल्पी, इधर मैं ले रहा हूं अपनी एंथैल्पी, ठीक है, और इधर मैं ले रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। हर चीज मैं बता दे रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड। और इधर मैं ले रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एनसीईआरटी ने कम एग्जांपल दिए, मैं ज्यादा एग्जांपल बता दूंगा। अब भैया मैंने क्या कहा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो मैंने ये बोला ये दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट बना उसकी एंथैल्पी कम होगी, आप देख पा रहे हैं। मतलब ये जो एंथैल्पी चेंज है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। मतलब देखिए, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली,
इसी दौरान अगर मैं दूसरी रिएक्शन दिखाऊं आपको, एंडोथर्मिक ग्राफ बना लेना, एनसीईआरटी में बने हुए एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि हाँ भैया ये आपका इधर एंथैल्पी आपने बनाने की कोशिश करी, इधर आपने एंथैल्पी को बनाने की कोशिश करी, ठीक है, इधर आपने रिएक्शन के कोऑर्डिनेट लिए, रिएक्शन के कोऑर्डिनेट लिए, रिएक्शन के कोऑर्डिनेट लिए। अगर आप देखेंगे कि ये जो अब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो कम होगी, ठीक है, अब रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। ये डेल एच जो देखने मिल रहा है इस दौरान एंथैल्पी एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब किया गया है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है। किसको दिखा रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक, और कि मैं ये कहूं कि मतलब इसको दूसरे टर्म में मैं कहूं कि भैया सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती हैं। लेकिन एक और मजा, पहले ये बनाया, पहले ये आपने बनाया, पहले ये आपने बनाया, एक और मजा ये है, कुछ रिएक्शन जिसमें एंथैल्पी जीरो हो, कुछ रिएक्शन जिसमें एंथैल्पी जीरो फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, थोड़ा एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड ले लिया, इसके अलावा मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया, इसके अलावा मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया, दोनों को मिक्स करा, मेरा क्या किस चीज का रिमूवल हो रहा है? मेरे वाटर का रिमूवल हो रहा है, मेरे वाटर का रिमूवल हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं आपका क्या बन गया? CH3COO C2H5 आपका ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया और वाटर निकल गया। इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, फिर भी ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। सारे एग्जांपल मैं ढूंढ के लाया हूं ताकि आपके लिए परफेक्ट तरीके से मैं कॉन्सेप्ट बना सकूं। क्लियर है? फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम देखेंगे जो कि नेचर में हो रही है उस दौरान हमेशा एंथैल्पी घटती है। क्लियर है? लेकिन ये यूनिवर्सली सही नहीं कहा जा सकता। क्या बोला? समराइज करूं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो यूनिवर्स में हो रही है उनमें एंथैल्पी कम होती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी कम होती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है कि भैया आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, जिसमें एंथैल्पी जीरो है वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब ये जो भी कहानी है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड बाय, अब ये जो स्पॉन्टेनिटी है, रैंडमनेस है, इन सारी कहानी को हम एक्सप्लेन करेंगे एंट्रोपी के द्वारा, जो कि हमारा आने वाला लेक्चर होगा, जिसमें हम एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो एक्सप्लेन करेगा स्पॉन्टेनिटी के बारे में, वो हम आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज की जो कहानी थी मेनली बेस्ड थी स्पॉन्टेनिटी पे, उसे हमने डिटेल में देख लिया। क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। बढ़ाऊं कहानी को आगे, आगे वाली आने वाली कहानी क्या है? अपनी एंट्रोपी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए बढ़ाता हूं कहानी को आगे। चलिए अब थोड़ी बात कर लूं अगर मैं किसके बारे में, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में। तो समझिएगा, ऐसी प्रोसेसेस जिनमें कोई नो नेचुरल टेंडेंसी और अर्ज टू ऑकर इज सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, जिनमें कोई नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती है भैया कि हाँ मुझे कंप्लीशन पे जाना है, उसे अपन कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ हीट होती है कहां से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट अपने आप नहीं जाती है, ये कैसी प्रोसेस होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन आप हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो अपने आप होता है, वो कैसी प्रोसेस होती है? वो होती है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके अलावा डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, पानी का टूटना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। ये किसके एग्जांपल है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जांपल हैं। तो ये स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में अपनी कहानी खत्म हुई। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और हम क्या बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में? हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और पिछली क्लास में जो मैंने बात करी थी वो बात करना काफी ज्यादा जरूरी है आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले। जैसे कि शुरुआत से करूं तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करी, और मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कभी भी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, या नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस। इसके बारे में
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। दूसरी चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है किसी रिएक्शन की, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कभी नहीं बताता कि क्यों हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही हीट का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी बात थी हमने पिछली क्लास में बात करी थी स्पॉन्टेनिटी के बारे में, ठीक है। आज की जो कहानी है, आज की जो कहानी है वो है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी है क्या इसके बारे में बताऊंगा, फिर एंट्रोपी से जुड़े हुए फॉर्मूलाज और एंट्रोपी से जुड़े हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा मैं। तो व्हाट इज एंट्रोपी? सबसे पहले मैंने जो पिछली क्लास में बात करी थी मैं उसे एक बार रिवाइज करवा दूं। पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के बारे में या स्पॉन्टेनिटी के बारे में, या स्पॉन्टेनिटी के बारे में मैं आपसे जस्ट एक चीज पूछना चाहूंगा, एक चीज पूछना चाहूंगा कि पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि भैया अगर आपको किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो नहीं बता सकता। यहीं से इंट्रोडक्शन हुआ किसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी का। सुनना कि मैंने कहा था कि कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो मैंने आपसे कहा था कि डेल एच इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, लेकिन कुछ रिएक्शन में डेल एच पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ रिएक्शन में डेल एच जीरो भी हो सकता है। मतलब अकेला आपका एंथैल्पी चेंज, अकेला आपका एंथैल्पी चेंज आपकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता सकता। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि अकेला आपका एंथैल्पी स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता सकता? क्योंकि सर स्पॉन्टेनिटी में कई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल एच नेगेटिव होता था, कई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल एच पॉजिटिव होता था, कई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल एच जीरो होता था। जैसे कुछ रिएक्शन बताई थी मैंने आपको कि भैया आपका N2 है प्लस H2 है, कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, अमोनिया में इसके लिए डेल एच कितना आपको देखने मिला था -46.1 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस थी। दूसरा कुछ रिएक्शन थी जैसे मैंने आपको बताया था, पहले इस चीज को जानना जरूरी है हम क्या बात करने जा रहे हैं। कुछ रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए हाफ N2 प्लस O2 है, कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, इसके लिए एंथैल्पी चेंज जो आया था, एंथैल्पी चेंज जो आया था वो आया था प्लस 33.1 या 32.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। थोड़ी वैल्यू इधर उधर होंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कुछ रिएक्शन थी जैसे CH3COOH, CH3COH एसिटिक एसिड, इसमें रिएक्शन कर दिया आपने इथाइल अल्कोहल की, इसमें रिएक्शन कर दिया आपने इथाइल अल्कोहल की। इस रिएक्शन में जो आपका एंथैल्पी चेंज आया था, एंथैल्पी चेंज आया था CH3COO C2H5, इस रिएक्शन में जो आपका एंथैल्पी चेंज आया था प्लस H2O वो आया था जीरो। कितना आया था, जीरो आया था। कितना आया था एंथैल्पी चेंज, जीरो आया था। और ये सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। मतलब सर एंथैल्पी कोई अकेला फैक्टर नहीं हो सकता जो आपकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताए, कुछ और फैक्टर होंगे जो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएंगे। तो स्पॉन्टेनिटी जो डिसाइड होगी, स्पॉन्टेनिटी जो डिसाइड होगी वो अकेले डेल एच से डिसाइड नहीं होगी, इसके लिए आपको डेल एस मतलब एंट्रोपी, और आने वाले लेक्चर्स में जब हम आएंगे डेल जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये तीनों मिलके जो आपका डिसाइड करेंगे वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ड्रॉबैक पता चल गया, ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताता। दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में नहीं बताता, ठीक है, इसीलिए सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में हम पिछली क्लास में हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात करा। आज की जो हमारी कहानी है वो मेनली एंट्रोपी पे बेस्ड है, एंट्रोपी पे बेस्ड है, एंट्रोपी पे बेस्ड है। समझिएगा व्हाट इज एंट्रोपी। लॉजिक समझते चलना, डिटेल में अपन समझते हैं। पहले अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब अपन देखते हैं एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी क्या होता है, बात सुनिएगा। एंट्रोपी, आपने जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें आइस क्यूब्स रखी हुई हैं आपने, आइस क्यूब्स रखी हुई हैं आपने, क्या रखी हुई हैं, आइस क्यूब्स रखी हैं। और दूसरे कंटेनर में ये पिघल के पानी बन चुकी है, पिघल के पानी बन चुकी है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? तो क्या है एंट्रोपी? सबसे पहली बात कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सर किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, ठीक है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो सुनिएगा, एंट्रोपी कुछ और नहीं होती, एंट्रोपी कुछ और नहीं होती, ये बताती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या बताती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस।
अगर कोई सिस्टम या डिसऑर्डरनेस अगर कोई सिस्टम में रैंडमनेस जाता है, किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस जाता है, तो भैया उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। आपके पास है मान लीजिए सॉलिड, जैसे यहां पे आइस था, सॉलिड मतलब और ये था लिक्विड। आपको क्या पता चल गया किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? सर लिक्विड में मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल के बीच में भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, तो काफी ज्यादा सिस्टमैटिक है, मतलब लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा हुई। ठीक है, आपके पास है सॉलिड, आपके पास है लिक्विड और आपके पास है गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आपसे पूछ लिया जाए किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो सर व्हाट इज एंट्रोपी? एक वर्ड में बोलो। एंट्रोपी इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। जिसमें डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है, तो आपका एंट्रोपी जो होगा वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एंट्रोपी भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एंट्रोपी भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है? मतलब एंट्रोपी इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस। चलिए शुरू करते हैं एंट्रोपी के बारे में डिटेल में। पहले इतना नोट डाउन कर लो अपनी कहानी को, बस आज मैं एंट्रोपी का पूरा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, पूरा डिटेल में तुम्हें आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो क्लियर है एंट्रोपी? चलिए जी, तो निकालिए अपनी कॉपी, निकालिए अपना पेन और मेरे संग शुरू हो जाइए। नाम है मेरा अनुराग बघेल। चलिए बात करते हैं अपन एंट्रोपी। इट इज नथिंग बट अ degree of disorderness or degree of randomness in the system is known as entropy। बस ये वर्ड याद रखना, ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस आपको देखने मिलेगी, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बात ही करी कि सर सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा गैस में, जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस आपको देखने मिलेगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? एंट्रोपी होगी। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस देखने मिलेगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? एंट्रोपी होगी। ठीक है, या इसको मैं ऐसे कह दूं, कोई क्लास है, दो टाइप की क्लास है। एक क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हैं, रेगुलर बच्चे हैं। 7 बजे की कोचिंग का टाइम है, 7 बजे की कोचिंग का टाइम है, बच्चे 7 बजे एग्जैक्ट सारे बच्चे बैठ जाएंगे, कोई बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सारे बच्चे बैठ गए। ठीक है, दूसरी क्लास है वाई। 7 बजे मैडम ने टाइम दी, बच्चे 8 बजे तक आ रहे हैं। आए भी तो एक दूसरे से मारा पीटी, कुटाई उटाई, जो सारे धत्कर्म होते हैं सारे बच्चे कर रहे हैं। सारे धत्कर्म आप लोग बच्चे, आप लोग जानते होंगे, अरे भैया कहीं इसको छेड़ रहे हैं, कहीं उसको छेड़ रहे हैं, सारे धत्कर्म बच्चे कर रहे हैं। मतलब सर अगर बच्चे सिस्टमैटिक थे एंट्रोपी कम थी, सिस्टमैटिक थे, रेगुलर बच्चे थे तो एंट्रोपी कम। लेकिन अगर बच्चे मारा कूटी इन कामों में पड़ गए, डिसऑर्डर्ड हो गए बच्चे, तो एंट्रोपी बढ़ गई। लॉजिक समझ आया? मतलब डिक्रीज इन रेगुलरिटी, अगर रेगुलरिटी कम हुई, इधर देखो इसमें रेगुलरिटी कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है सर, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी कभी भी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। किस पाथ से आप जा रहे हैं आपको नहीं पता। मान लीजिए आप x से जा रहे हैं y पे, अब मैं कहूं कि इस रिएक्शन की मुझे एंट्रोपी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एंट्रोपी चेंज निकालूंगा मैं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालूंगा मैं? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा याद रखिएगा एंट्रोपी चेंज हम कैसे निकालेंगे कि भैया एंट्रोपी कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। और चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज पहले दिमाग में बैठा लीजिए, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अगर मेरी बात सुनना, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लॉजिक सुनना, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस चीज को अब मैं इधर बता रहा हूं, इस पॉइंट के आगे मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पॉइंट के बाद मैं आगे जा रहा हूं। अगर कोई मेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लॉजिक सुनना, इसीलिए स्पॉन्टेनिटी पहले पढ़ना, जाइएगा आप टाइप करिएगा स्पॉन्टेनिटी मैग्नेट ब्रेन्स, स्पॉन्टेनिटी क्लास 11th मैग्नेट ब्रेन्स आपको मिल जाएगा। अगर स्पॉन्टेनिटी जाता है, मान लीजिए x से y आप जा रहे हैं, रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब सर
डिसऑर्डरनेस बढ़ चुकी है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब एक्स से वाई अपने आप रिएक्शन जा रही है, आपकी डिसऑर्डरनेस बढ़ चुकी है, डिसऑर्डरनेस बढ़ चुकी है, डिसऑर्डरनेस बढ़ चुकी है, या रैंडमनेस बढ़ चुकी है, या रैंडमनेस बढ़ चुकी है। अगर डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ चुकी है एक्स से वाई जाने में, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है, मतलब डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ चुकी है, तो इस केस में एंट्रोपी कैसी होगी? एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। लेकिन जब आप x से y जा रहे हैं, x से y जा रहे हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एंट्रोपी पॉजिटिव आई मतलब डेल एस, मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट कैसी होगी? ज्यादा होगी, प्रोडक्ट ज्यादा होगी, माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एंट्रोपी प्रोडक्ट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा, और रिएक्टेंट की कैसी है? कम है, ठीक है। लेकिन आप x से y गए, अब अगर इस केस में मैं कहूं कि एंट्रोपी निगेटिव आ रही है, एंट्रोपी निगेटिव आ रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है उसमें जो प्रोडक्ट की एंट्रोपी होगी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी होगी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी होगी वो कम होगी, और एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कैसी होगी? रिएक्टेंट कैसी होगी? ज्यादा होगी। कैसी होगी? ज्यादा होगी। एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? मतलब अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्ट होगी जरूर, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप जा रहे हैं तो डिसऑर्डरनेस नहीं बढ़ रही है, रैंडमनेस नहीं बढ़ रही है। क्लियर है? चलिए, लेकिन मान लीजिए आप x से y जा रहे हैं और y से वापस x आ रहे हैं, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। एंट्रोपी पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन कैसी हुई भैया? रिएक्शन कैसी हुई? डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ रही है। एंट्रोपी निगेटिव है मतलब भैया आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब एंट्रोपी घट रही है, मतलब डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस घट रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस केस में एंट्रोपी चेंज कैसा आता है? एंट्रोपी चेंज कैसा आता है? जीरो आता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में एंथैल्पी की बात करी थी स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए, आज मैंने एंट्रोपी की बात कर ली। अगर आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एंट्रोपी चेंज कितना आता है? जीरो आता है। क्लियर है? पहले इतना नोट डाउन करो, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है मतलब बात यह है कि भैया आपकी जब प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी कम है, मतलब प्रोडक्ट जब बना तो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ गई। दूसरा, एक्स से वाई आप जा रहे हैं, एंट्रोपी चेंज अगर निगेटिव आ रहा है मतलब रिएक्शन कैसी हुई? नॉन स्पॉन्टेनियस हुई। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को। अब अगली बात है, ठीक है, ये पूरा क्लियर है। अगली बात जो है वो है हमारी इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। अगर आप सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी सिस्टम में हीट ऐड करी, लॉजिक समझना, कोई सिस्टम है उसमें आप हीट ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब क्या है समझिएगा, हीट ऐड करे, मॉलिक्यूल बोलेंगे अरे यार गर्मी सी हो रही है, लॉजिक समझ रहे हैं, ऐसा अपन समझाने के लिए हीट ऐड करी मतलब इस कमरे में गर्मी सी बढ़ जाए, अरे यार मॉलिक्यूल बोलेंगे यार गर्मी सी हो रही है, कुछ करो करो करो, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ने लगी, ओहो माय गॉड गर्मी सी हो रही है, गर्मी सी हो रही है। हीट जैसे ही ऐड करते हैं सिस्टम में मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है। जैसे ही अपन ने हीट करा मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गया मतलब अरे भैया सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ गई या डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गई। जैसे कि आप मान लीजिए आपका बर्फ है, बर्फ 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 आइस, आइस क्यूब्स, अब आपने इसको थोड़ा गर्म करा, हीट प्रोवाइड करी, मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिली, वो धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड बनने लगे, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गई, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर हीट इज एडेड टू द सिस्टम मतलब क्या है? इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा और एंट्रोपी बढ़ जाएगा। हर एक पॉइंट, इसलिए मैंने कहा अगर मैं एक लेक्चर लाता काफी ज्यादा लंबा होता, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड करते रहा। आप आने वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, एंट्रोपी परफेक्ट हो जाएगी आपकी, परफेक्ट, ये वादा रहा मेरा, ठीक है। अगली बात करूं मैं, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंट्रोपी इज पॉजिटिव। अभी मैंने आपसे बात करी कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी उसमें एंट्रोपी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। एंट्रोपी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। डेलस कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसी कहानी हुई, क्यों कहानी हुई, हर कहानी तो मैं आपको बता दिया। लेकिन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करेंगे जिसमें सारे मॉलिक्यूलर मोशन फ्रीज हो जाते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज बचपन में खेलते थे ना, जैसे टच करे फ्रीज, नो डिसऑर्डरनेस, नो रैंडमनेस, नो एंट्रोपी। तो भैया एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, दिमाग में बैठा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना भैया, ये बात
कान फटे थोड़े, मैं ज्यादा तेज बोलता हूं तो कान फटते हैं बच्चों के, बोलते हैं सर धीरे बोल दिया करो, हा 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 हा। तो भैया एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज जीरो, क्योंकि सारे मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। और एंट्रोपी इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, पूरे वर्ल्ड की एंट्रोपी बढ़ रही है। आपको जैसे कोई अगर बायोलॉजी का बच्चा होगा, उसमें उन्हें जब एनवायरमेंटल पढ़ाया जाएगा, एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ाए जाएंगे, वहां ये बताया जाएगा भैया ये जो ग्लेशियर्स तो पिघल रहे हैं, हर कोई बच्चा समझ सकता है, मैं कोई ऐसी बायोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी बैठा होगा तो अनुराग सर से पढ़ने के बाद वो एंट्रोपी समझेगा, एंट्रोपी समझेगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आपको अगर पता होगा ग्लेशियर्स दिनों दिन पिघल रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, हम भी पहले जैसे सिस्टमैटिक कहां बचे हैं? आपने कभी नोटिस करा है क्या हम पहले जैसे सिस्टमैटिक बचे हैं? नहीं। और अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें तो हम बिल्कुल कोई रेगुलेटिव नहीं। कभी आपने सोचा है कि हम भैया 5 बजे उठते थे, 5 बजे उठ पा रहे हैं? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि अगर आप 5 बजे आपकी नींद खुलना चाहिए था, आपको 5 बजे उठना चाहिए था, कभी लास्ट टाइम उठे भी हो कि भैया एक हफ्ते में 1 महीने से 5 बजे उठता हूं तो 5 बजे उठता हूं? कभी ऋषि मुनियों के बारे में सुना है? 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो उठते थे, स्नान करते थे, ध्यान करते थे, ठीक है, और विद्या लेने सुबह व्यायाम करते थे और चले जाते थे। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। लेकिन अब वो चीज नहीं बची है, वो चीज नहीं बची है। रात को 2-2 बजे तक हम सो रहे हैं। क्या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बढ़ रही है ना, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मौसम देख रहे हैं आप, कभी भी बदल जा रहे हैं मौसम, कभी भी बारिश हो रही है, सारे मौसम एक्सटेंड कर गए हैं। यही तो है इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हम अपनी धरती पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब अगर इसे हम समझाएं तो इसे हम किस लॉ के बेसिस पे समझा सकते हैं? इसे हम सेकंड लॉ के बेसिस पे समझा सकते हैं। वो भी आएगा, सब आएगा। अरे इसके बाद तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ स्टेटमेंट बाकी रह जाएगा, इतना मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन यूनिवर्स इंक्रीजेस, और रैंडमनेस इन यूनिवर्स इंक्रीजेस। क्लियर है? इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना, एंट्रोपी शब्दों पे बरस जाएगी, ठीक है। अब लिखा है लिक्विड एज हायर एंट्रोपी देन सॉलिड एंड सॉलिड की, फिर लिक्विड की और फिर गैस की। सॉलिड की सबसे कम होती है, सॉलिड की सबसे कम होती है, फिर किसकी होती है? लिक्विड की होती है, और फिर कौन होता है? गैस की एंट्रोपी होती है। किसकी एंट्रोपी होती है? गैस की एंट्रोपी होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा। तो ये थी अपनी एंट्रोपी की बात, ये थी अपनी एंट्रोपी की बात, स्पॉन्टेनिटी की बात। मतलब सर अभी तक हमें 2 चीज पता चल गई कि स्पॉन्टेनिटी को आप अकेले एंथैल्पी के बेसिस पे नहीं समझ सकते, एंट्रोपी के बेसिस पे अपन समझाएंगे, और तीसरा गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे समझाएंगे जो कभी आगे आने वाली है। अभी तक हमें ये पता चल गया कि सर एंट्रोपी अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब जो अपने आप जा रही है, अपने आप जा रही है, मतलब क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी, इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन सर अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसमें डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस नहीं बढ़ रही है, तो वो उसमें एंट्रोपी घटेगी। क्लियर है? और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिस पे सारी मॉलिक्यूलर मोशन फ्रीज हो जाते हैं, उस केस में एंट्रोपी कितनी होती है? उस केस में एंट्रोपी कितनी होती है? 0 होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में बता चुका हूं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये अपनी कहानी थी एंट्रोपी की, जो कि इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब तो मजा आएगा आने वाले लेक्चर में, इसका इंतजार आप लोगों को रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसमें मैं पूरी एंट्रोपी के जितने भी फॉर्मूलेज हैं और क्वेश्चन आते हैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और हम क्या बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में? हम बात कर रहे थे अपना चैप्टर थर्मोडायनामिक्स की, और पिछले लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो थी हमारी एंट्रोपी के बारे में। किसके बारे में थी? एंट्रोपी के बारे में। बात करें एंट्रोपी क्या होता है, मैं अगर आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे दूं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था एंट्रोपी कुछ और नहीं, एंट्रोपी कुछ और नहीं, बस देखते चलना जी। एंट्रोपी कुछ और नहीं, जिसे अपन डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस
और डिग्री ऑफ रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है। व्हाट इज एंट्रोपी? अगर आपको डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस किसी सिस्टम की पता करना है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस पता करना है, तो इसे नापने के लिए आप किसका यूज करेंगे? एंट्रोपी का यूज करें। किसका यूज करेंगे? एंट्रोपी का यूज करें। दूसरी चीज, ठीक है, मान लीजिए आपका सॉलिड है, इसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होती है, तो इसकी एंट्रोपी कैसी होती है? कम होती है। सॉलिड की एंट्रोपी कैसी होती है बेटा? कम होती है। मैंने पिछली क्लास में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा। मान लीजिए आपके पास आइस थी, आइस के मॉलिक्यूल पास है, उनमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस नहीं है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस नहीं है, उनमें एंट्रोपी कम होगी। लेकिन सॉलिड को जैसे ही मैंने लिक्विड में कन्वर्ट करा, मॉलिक्यूल इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। सॉलिड से जैसे ही लिक्विड आपने बनाया, एंट्रोपी थोड़ी बढ़ गई, एंट्रोपी थोड़ी और बढ़ गई। लिक्विड को गर्म करा, जब वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस और बढ़ गई, तो एंट्रोपी और बढ़ गई आपकी। ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस करा था। फिर मैंने आपको बताया था एंट्रोपी के बारे में, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है भैया? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करे, डिपेंड्स अपॉन द मास। किस पे डिपेंड करे? डिपेंड्स अपॉन द मास। याद रखना, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे? डिपेंड्स अपॉन द मास, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव, डिपेंड्स अपॉन द मास, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था ये स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है भैया? ये स्टेट फंक्शन है, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हम एंट्रोपी का इसीलिए चेंज निकालते हैं। आप एग्जैक्ट वैल्यूज की नहीं निकाल सकते। आप कैसे निकाल सकते हैं एंट्रोपी को? एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। ये थी अपनी कहानी पिछली क्लास तक की, जो मैंने अपनी जुबानी आपको समझाई थी, अब आज मैं, सुनिएगा बच्चे, अब आज मैं आपको यह बताऊंगा कि एंट्रोपी डिफरेंट प्रोसेसेस में हमें अगर देखना है तो वो कैसी होगी, एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके नीट और जेई मेंस में आएंगे वो कैसे आएंगे, आपके स्कूल लेवल पे आएंगे कैसे आएंगे। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, मैं एनसीईआरटी बेस चलूंगा, लेकिन मैं सीधे एनसीईआरटी प्लस की बात करूंगा ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में और डेप्थ में समझ सकें। आई होप आपको एंट्रोपी अगर कभी भी वर्ड आए तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, ये अपन समझ चुके हैं। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। किसी को अगर कोई नया है तो उसका भी स्वागत, जो पुराना है उसका भी स्वागत, सारे बच्चों का स्वागत। फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अनुराग सर की आज की इस कहानी में शरीक हो जाइए। मजेदार कहानी होगी एंट्रोपी की। लेक्चर है अपना एंट्रोपी ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, एंट्रोपी ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेस। आने वाले 2 लेक्चर में अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे और अपना ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है। चलिए जी, सबसे पहले ये जो एंट्रोपी है जी, अपन देख रहे थे इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। सुनना जी, सबसे पहला है फिजिकल स्टेट, ठीक है, हर चीज को मैं समझाते चलूंगा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। इसमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट और जेईई में, इसमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट और जेईई में। आपसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि भैया 12th का तो फंडामेंटल अपन मजबूत करेंगे ही, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से भी अपन तैयारी करते चलेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, सबसे पहला क्या है? फिजिकल स्टेट। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। तीसरा क्या है? केमिकल रिएक्शन। चौथा क्या है? प्रेशर। और पांचवा क्या है? मिक्सिंग सॉलिड की हो सकती है, लिक्विड की हो सकती है, गैस की हो सकती है। लेकिन अपन यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स में बात कर रहे हैं, जनरली अपन थर्मोकेमिस्ट्री में गैसियस सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर अब मैं देखूं फिजिकल स्टेट के बारे में, किसके बारे में देखूं? फिजिकल स्टेट के बारे में। तो समझना, अगर एंट्रोपी को फिजिकल स्टेट अफेक्ट करता है, कौन अफेक्ट करता है? एंट्रोपी को फिजिकल स्टेट अफेक्ट करता है, फिजिकल स्टेट अफेक्ट करता है। तो समझिएगा बच्चे, फिजिकल स्टेट अगर इसको अफेक्ट करता है तो भैया आपका कोई सिस्टम अगर सॉलिड स्टेट में है तो भैया डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होगा, ठीक है। अब लेकिन अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस और ज्यादा होगा, एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। तो पहली जो कहानी थी अपना कि भैया ये किस पे डिपेंड करता है? अपने फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट को मैंने आपके सामने जस्टिफाई कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। ये काफी इंटरेस्टिंग बात होती है, बच्चा काफी कंफ्यूज होता है। दूसरी कहानी है टेम्परेचर।
बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है टेम्परेचर को लेके, क्योंकि बेटा ध्यान देना, एंट्रोपी का फॉर्मूला जो होता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं किसी भी सिस्टम की, वो किसके बराबर होती है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब मेरी बात सुना, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है कि भैया क्यू रिवर्सिबल बाय टी। इससे तो आपको क्या लग रहा है, इससे तो आपको लग रहा है कि सर टेम्परेचर बढ़ा, सपोज आपको क्या लग रहा है, इससे टेम्परेचर बढ़ा तो सर एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी, एंट्रोपी घटेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको क्या लिख रहा हूं, ऐसे पहले मैंने बनाया, ऐसा मैंने पहले बनाया और उसके बाद मैंने इस चीज को कार्ड भी दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि ये अकेली सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये हीट पे भी डिपेंड कर रही है। आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाती है। मेरी बात सुनो ना, मैं यहां हूं, या गर्मी बढ़ने लगेगी तो मैं हाय तौबा, अरे तौबा तौबा, मैं इधर चला, मैं उधर चला करने लगूंगा। सीधी सी बात है ना, मॉलिक्यूल जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो सुनो ना, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगा मेरे बच्चा। जैसे काइनेटिक एनर्जी आपने बढ़ा दी, मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगेगा, और यही तो एंट्रोपी का बढ़ना है। टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगी, जिससे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और आपकी एंट्रोपी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। ये बात याद रखना, एंट्रोपी अकेले टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ये हीट पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है? ये दूसरा फैक्टर है। बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि टेम्परेचर बढ़ा तो भैया हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगा, जिससे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना, बनाना जरूर लेकिन काट देना, ताकि आपको याद रहेगा कि ये गलती नहीं दोहराना है, ये गलती नहीं करना है। तीसरा फैक्टर है अपना क्या, केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए मेरी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। मान लीजिए मेरा ए कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट मेरा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बी गैसियस में और सी गैसियस में। सपोज मान लिया मैंने, ये भी ए गैसियस है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके लिए डेल एन जी क्या होता है बेटा, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ये होता है आपका डेल एन जी। क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट का सम, वो क्या कहलाता है आपका डेल एन जी, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अगर डेल एन जी आपका जीरो से ज्यादा है, सुनिए ना, रिएक्टेंट से ज्यादा गैसियस प्रोडक्ट है, सुनिए, रिएक्टेंट से ज्यादा गैसियस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ज्यादा है गैसियस, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ चुका है। समझना, रिएक्टेंट से ज्यादा गैसियस प्रोडक्ट है, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट कम होंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब जीरो से ज्यादा आएगा। मतलब इस केस में सर एंट्रोपी जीरो से ज्यादा होती है, मतलब इस केस में सर एंट्रोपी बढ़ती है, इस केस में सर एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती जाती है। दूसरी चीज, अगर सर जो आपके प्रोडक्ट हैं डेल एन जी आपने कहा कि भैया कितना आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, मतलब सर आपके जो गैसियस प्रोडक्ट हैं, क्या है, गैसियस प्रोडक्ट हैं, वो कम आ रहे हैं, रिएक्टेंट ज्यादा थे, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस कहीं कम हुआ है। इस केस में डेल एस या एंट्रोपी चेंज जीरो से कम आता है। किससे कम आता है, जीरो से कम आता है। लेकिन मजेदार बात कहाँ होती है, देखना चाहिए, मजेदार बात होती है तीसरे केस में आता है मजा, ये प्यार का मजा है। अरे नहीं ये एंट्रोपी देख रहे हैं अपन, गंदी बात नहीं। अगर डेल एन जी जीरो आया तो ये मत कह देना कि एंट्रोपी जीरो आएगी। फिर उसके बाद देखना, अगर डेल एन जी जीरो आ रहा है तो कहीं सॉलिड लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये कभी नहीं होगा कि अगर डेल एन जी जीरो आ गया तो एंट्रोपी जीरो होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चे को घबराता है, अगर डेल एन जी जीरो हो गया तो डेल एस जीरो कभी भी नहीं होगा। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? चलिए
अगर आपने 3 फैक्टर नोट डाउन कर लिए तो आपको पता चल गया कि भैया हाँ अपना फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, केमिकल रिएक्शन पे। चौथा फैक्टर जो अपने को डिस्कस करना है बच्चे वो है चौथा फैक्टर प्रेशर। चलिए प्रेशर के बारे में बात करते हैं, अपन प्रेशर के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे चौथा फैक्टर जिसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना क्या, प्रेशर। अब देखना, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रेशर की बात करूं, तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंट्रोपी के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंट्रोपी के। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि सर अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। चलिए, एंड पांचवा फैक्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन, नहीं पांचवा है मिक्सिंग। पांचवा फैक्टर जो है वो है अपना मिक्सिंग। चलिए बात करते हैं मिक्सिंग के दौरान क्या होता है, बात करते हैं मिक्सिंग के दौरान क्या देखने मिलता है अपने को। बेटा मिक्सिंग अपन हो सकता है सॉलिड और सॉलिड की मिक्सिंग कर सकते हैं, सॉलिड और सॉलिड की मिक्सिंग कर सकते हैं, सॉलिड और सॉलिड की मिक्सिंग कर सकते हैं। हो सकता है अपन लिक्विड और लिक्विड की मिक्सिंग कर सकते हैं, लिक्विड और लिक्विड की मिक्सिंग कर सकते हैं, लिक्विड और लिक्विड की मिक्सिंग कर सकते हैं। या हो सकता है हम गैस और गैस की मिक्सिंग कर सकते हैं, गैस और गैस की मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर हम कभी भी मिक्सिंग करेंगे, हमें पढ़ना तो वैसे गैस और गैस के बारे में ही है, हमें पढ़ना किसके बारे में, गैस और गैस की मिक्सिंग के बारे में ही है। जैसे हम गैस और गैस की मिक्सिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये बात याद रखिए, गैसों के बीच में कोलिजन काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन काम करने लगता है, कोलिजन काम करने लगता है। और अगर जब भी कोलिजन होता है जिसकी वजह से एंट्रोपी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ये फैक्टर हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, जिनके बारे में हमें दिमाग में सेट करना है कि अगर मिक्सिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ता जाएगा। इसे नोट डाउन करो। इसके साथ ही हमें पता चल गया कि एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हमें पता चल गया कि एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर अपने अफेक्ट कर रहे हैं। नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट मारा। स्क्रीनशॉट मारना बहुत ही आसान है आज के जमाने में, मोबाइल में 3 उंगली दबाओ और खिचक से स्क्रीनशॉट मारो। चलिए नेक्स्ट कहानी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कहानी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नीट और जेई में आ सकता है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट और जेई में आपको देखने मिल सकता है, नीट और जेई में आपको देखने मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, एंट्रोपी ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, एंट्रोपी ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर जैसे ही आयरन की रस्टिंग होती है इस दौरान एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन पूछा गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है और अपने रस्ट का फॉर्मेशन होता है, अपने रस्ट का फॉर्मेशन होता है और इस दौरान आपकी एंट्रोपी बढ़ती है। दूसरा, एंट्रोपी जो होती है ग्रेफाइट की वो ज्यादा होती है डायमंड की तुलना में। एंट्रोपी जो होती है ग्रेफाइट की वो होती है ज्यादा डायमंड की तुलना में। ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। एंट्रोपी जो होती है वो ग्रेफाइट की ज्यादा होती है, किसकी, डायमंड की तुलना में। बेटा मैं जितना पॉसिबल हो सकता है कि आपको पूछा जाए, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराते चल रहा हूं। एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन डायमंड। लेकिन ये मजेदार चीज है जो आपको डराएगी और जो आपके क्वेश्चन गलत करवाएगी। पूछे गए हुए क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एंट्रोपी ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एन एग इंक्रीज। आप सोचेंगे सर ये मेरा एग है, मान लीजिए ऐसा कुछ मेरा एग होता है, एग ये मैंने एग बनाया, ठीक है, ये मेरा एग है, अंदर मेरा योगसेक भरा हुआ है, अंदर मेरा योगसेक भरा हुआ है और यहाँ पे कुछ वाइट पार्ट होता है। लेकिन सर जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, सर जैसे ही अपन एग को बॉईल करते हैं, सर एग की बॉइलिंग के दौरान तो सर ये जो लिक्विड होता है, यहाँ ये जो लिक्विड भरा पड़ा है, यहाँ ये जो लिक्विड भरा पड़ा है, सर ये तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। लिक्विड तो क्या हो जाएगा सर, सॉलिडिफाई हो जाएगा। मान लीजिए ये अपना एग है, यहाँ अपना योग भरा हुआ है, योग भरा हुआ है और ये जो लिक्विड है ये क्या हो जाएगा भैया, अपना सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, मान लीजिए इसको मैं किस रंग से दिखा दूं, ऐसे व्हाइटिश कलर, ये तो सर अपना सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जैसे ही लिक्विड सॉलिडिफाई हुआ, जैसे ही अपना ये लिक्विड सॉलिडिफाई हुआ, योग से एक भी सॉलिडिफाई हुआ, योग से एक भी सॉलिडिफाई हुआ, योग से एक भी सॉलिडिफाई हुआ, एक मिनट, योग से एक भी सॉलिडिफाई हुआ, तो सर हमको तो लगना चाहिए कि इस दौरान एंट्रोपी क्या होना चाहिए, लगता यह है कि एंट्रोपी, लगता यह है कि एंट्रोपी, एक मिनट, लगता यह है कि इस दौरान एंट्रोपी घटना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं, इस दौरान एंट्रोपी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है सर? लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, हमें तो पता है अंडे को जैसे ही हम बॉईल करते हैं उसके अंदर का जो भी प्रोटीन होता है वो
तो सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर तो सर लिक्विड के सॉलिड में करने पे एंट्रोपी घटना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही है, ऐसा क्यों होता है? बेटा इसके पीछे वजह है प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना। प्रोटीन का क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन का क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन के डीनेचुरेशन की वजह से ही आपकी एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, जैसे ही आप अंडे को गर्म करते हैं आपकी एंट्रोपी बढ़ती है। अब दूसरी चीज, आप रबर बैंड को खींचते हैं, सुनना ये सब पूछे हुए क्वेश्चन, रबर बैंड को आप जैसे ही खींचते हैं तो सर रबर बैंड जैसे ही हम खींच रहे हैं आपको लगेगा कि सर इस दौरान तो एंट्रोपी क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अलाइन होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अपन रबर बैंड को खींचते हैं एंट्रोपी क्या होती जाती है? घटती जाती है, क्योंकि अलाइनमेंट होता जाता है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल एक लाइन में अलाइन होते रहते हैं। ये मत समझना कि स्ट्रेच कर रहे हैं हम तो एंट्रोपी क्या होगी? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नहीं बेटा, मॉलिक्यूल्स अलाइन हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम में, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, तो ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंट्रोपी क्या होती है? घटती है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज इसे नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज इसे नोट डाउन करें। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत और समस्या होनी नहीं चाहिए इन सारे पॉइंट्स में, इन सारे पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत और समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगली कहानी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एंट्रोपी के ही कुछ पॉइंट्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एंट्रोपी के ही कुछ पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एंट्रोपी को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में अगर अपन देखने वाले हैं तो समझिएगा, एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस या कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उस दौरान अपन अगर एंट्रोपी के बारे में बात करें तो एंट्रोपी किसके बराबर होती है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, सुनना चाहिए, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये होता है एंट्रोपी। या इसे दूसरा फॉर्मूले के तौर पे अपन लिख सकते हैं डेल एस इज इक्वल टू डेल एच बाई टी। किसी रिएक्शन के दौरान, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान जो आपका एंथैल्पी चेंज है अपॉन टेम्परेचर क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। चलो सर बिल्कुल ये फॉर्मूला आपने अभी बताया था, क्लियर हो गया। दूसरी चीज, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं एंट्रोपी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। मैंने अभी बताया टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी घटती नहीं, एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि बिकॉज as we increase in kinetic energy, because increase in kinetic energy of a molecule and hence their motion increases। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गया, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गई। ठीक है, मोर द हीट एब्जॉर्ब द सिस्टम, हीट जितनी ज्यादा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, मैंने आपको क्या बताया, डेल एस क्या है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, तो भैया आप जैसे जैसे हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करते जाएगा, आप खुद ही सोचिए डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता जाएगा और आपकी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो मोर द हीट ऑफ द सिस्टम एब्जॉर्ब, मोर द डिसऑर्डरनेस एंड मोर द एंट्रोपी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाएगी, रैंडमनेस बढ़ती जाएगी और एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। यूनिट, हीट की यूनिट अपन क्या लेते हैं? कैलोरी लेते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या लेते हैं? केल्विन लेते हैं, तो केल्विन कैलोरी पर केल्विन। या अगर आपने हीट को जूल मान लिया, हीट को जूल के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जूल पर केल्विन। ये अपनी क्या होंगी? यूनिट्स होंगी। ये अपनी क्या होंगी? यूनिट्स होंगी। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब अगर हमको एंट्रोपी टोटल देखना है तो हमेशा याद रखिए एंट्रोपी टोटल किसी भी रिएक्शन में या किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी वो क्या कहलाती है? अपने को एंट्रोपी टोटल देती है। एंट्रोपी टोटल देती है। एंट्रोपी सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की, इससे आपको क्या मिलेगा? एंट्रोपी टोटल मिलेगा। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी हमें टोटल एंट्रोपी देती है, टोटल एंट्रोपी देती है। ठीक है, इन्हीं चीज का एप्लीकेशन हम आगे देखने वाले हैं लेक्चर में, इन्हीं चीज का एक्सप्लेनेशन आगे देखने वाले हैं। अभी तो मैंने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी को शुरू नहीं करा है, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी को शुरू नहीं करा है, समझिएगा, समझिएगा। ठीक है, अभी मैंने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी को शुरू नहीं करा है। चलिए अब बात करता हूं मैं कि भैया एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, टोटल एंट्रोपी की बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है क्यू अमाउंट ऑफ हीट,
मैंने क्या कहा, एंट्रोपी टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बारे में होती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग देती है एंट्रोपी टोटल अपने को। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लीजिए ये मेरा कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ये क्यू अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव ली जाती है। अरे बताइए ना, कन्वेंशन पढ़ा है ना बेसिक से, थोड़े कान फटे ना, फटना जरूरी है कान, ठीक है। अरे भैया सिस्टम अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा, मतलब सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, प्लस क्यू बाई टी। लेकिन दूसरे साइड अगर आप देखेंगे कि सराउंडिंग में, सराउंडिंग से क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, निकल रही है सराउंडिंग से। ये सराउंडिंग है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स कहलाता है। ये सराउंडिंग है मेरा, ये मेरा क्या है, सराउंडिंग है। अगर सिस्टम ने क्यू अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करी तो सराउंडिंग से क्यू अमाउंट की हीट निकली। अगर सराउंडिंग से क्यू अमाउंट की हीट निकली तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी, माइनस क्यू बाई टी। और टोटल एंट्रोपी क्या होती है, टोटल एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो भैया आपका क्या हो गया, आइसोथर्मल, आपने टेंपरेचर को तो कांस्टेंट रखा हुआ है, टेंपरेचर को तो कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस दौरान एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस दौरान एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं जो आपको बताएगा कि किसी गैसियस सिस्टम के लिए एंट्रोपी के जो कैलकुलेशंस आते हैं, अगर उन्हें सॉल्व करना है तो उन्हें कैसे करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसे नोट डाउन करा, उस फॉर्मूले को डिराइव कर रहा हूं क्योंकि वो काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा, वो काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो ध्यान देते चलिएगा उस फॉर्मूले की तरफ, ध्यान देते चलिएगा मेरे बच्चे, ध्यान देते चलिएगा। देखते हैं उस फॉर्मूले को। सर वो फॉर्मूला क्या है, सुनना। एक डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एक डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एक डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता तो आसान लगता है, लेकिन इस डेरिवेशन को एक बार समझिएगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सुनना, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपना क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है भैया, आपको पता है डेल यू किसके बराबर होता है, डेल यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है डेल यू। सर ये चीज हमको क्लियर है, सर ये चीज हमको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या डेल यू को मैं, क्या डेल यू को मैं एनसीवी डेल टी लिख सकता हूं अगर आपको पुराने लेक्चर्स पता हों? यस सर, लिख सकते हैं आप डेल यू को एनसीवी डेल टी, एनसीवी डेल टी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई रिवर्सिबल प्रोसेस की बात चल रही है तो क्यू को मैं क्या क्यू रिवर्सिबल लिख सकता हूं? यस सर, क्यू को आप क्यू रिवर्सिबल लिख सकते हैं। और सर वर्क डन की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी के, किसके, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी के बराबर होता है। तो मैंने वर्क डन लिखा माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। सर हम किसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, एंट्रोपी का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने समझना, क्यू रिवर्सिबल को एक साइड लिखा, क्यू रिवर्सिबल को एक साइड लिखा और इसको मैं इधर ले गया तो मेरे पास आ गया एन सी वी डेल टी प्लस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी, पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एंट्रोपी क्या होती है, अब भी बताया मैंने एंट्रोपी क्या होती है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। मतलब मैं क्यू रिवर्सिबल की जगह डेल एस इंटू टी लिख सकता हूं। यस सर, आपकी इच्छा है तो लिख दीजिए। चलिए मैंने क्यू रिवर्सिबल इधर रखा, ऐसा कर देता हूं पहले मैं, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू एनसीवी डेल टी। मैं एंट्रोपी का फॉर्मूला डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, वो इक्वेशन काफी हेल्प करेगी आपको, प्लस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। ये चलो अपना फॉर्मूला था, ठीक है। क्यू रिवर्सिबल की जगह मैंने रखा डेल एस इंटू टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल टी प्लस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी, ठीक है सर। अब अगर मैं इधर भी टी से डिवाइड करूं, इधर भी टी से करूं, इधर भी टी से करूं, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डिवाइड बाय टी, ठीक है। तो मेरे पास इधर क्या आ गया, डेल एस आ गया, वाह सर बहुत ही अच्छी बात है। इधर हो गया एनसीवी डेल टी, वाह सर को बहुत ही अच्छी बात है। और इधर मेरे पास हो गया पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। अब मेरी बात सुनना,
ठीक है, टी से डिवाइड करा, यहां भी टी लिखो, यहां भी टी लिखो, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहां भी टी लिख दो, टी लिख दो। अगर हम अब गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, शुरुआत ही मैंने कही थी, तो क्या मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पी एक्सटर्नल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर ले लेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। चलो ठीक है, तो मैं यहां पे ले लूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बिल्कुल सर। और अगर मैं कहूं कि पी एक्सटर्नल बाय टी, पी एक्सटर्नल बाय टी, पी एक्सटर्नल डॉट टी, ठीक है, इंटरनल प्रेशर भी आप ले सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सुनना दोनों बराबर ही होंगे, नहीं तो ये मत लिख देना सर यहाँ पी एक्सटर्नल क्यों लिया। ठीक है, यहां हो गया आपका एन आर बाय वी, क्या हो गया, एन आर बाय वी हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो सुनिएगा, अपने पास एक नया फॉर्मूला आया, डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी अपॉन टी प्लस पी एक्सटर्नल बाय टी की जगह मैंने लिख दिया एन आर बाय वी डॉट डेल वी। अब अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो मेरे पास देखना क्या आ रहा है, एन सी वी डेल टी बाय टी, डेल टी बाय टी, इंटीग्रेशन करा मैंने, लिमिट ले ली T1 से T2, T1 से T2, ठीक है, और इधर मैंने लिखा एन आर इधर आया डेल वी बाय वी, डेल वी बाय वी, लिमिट ले ली मैंने V1 से V2, V1 से V2। बेटा अगर कोई मेरा बायो वाला बच्चा होगा यहाँ पे तो घबराना नहीं, कोई इतना खास इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा बेटा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा आपको बहुत हेल्प करेगा, एक कहानी जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बेटा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, कहानी में थोड़ी ना थोड़ी मैथ्स तो आती ही आती है, थोड़ी ना थोड़ी मैथ्स तो आती ही आती है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, देखना वो क्या आ रहा है, अल्टीमेट नहीं आएगा, अभी एक दो स्टेप और बाकी है, डेल एस एनसीवी, ठीक है, यहां पे आया मेरा लॉग नेचुरल T2 माइनस लॉग नेचुरल T1, ठीक है, प्लस एन आर लॉग नेचुरल V2 माइनस लॉग नेचुरल V1। यस सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। या मैं दूसरे टर्म में इसे कैसा लिख सकता हूं, या मैं इसे दूसरे टर्म में कैसे लिख सकता हूं, डेल एस मैंने लॉग नेचुरल लिया है, देखना एनसीवी एल एन T2 बाय T1, ठीक है सर, T2 बाय T1 प्लस एन आर लॉग नेचुरल V2 बाय V1, ये मेरा हुआ रिलेशन, ये हुआ मेरा रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को दिमाग में सेट कर लीजिए, इस रिलेशन को दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत सारी हेल्प करेगा आपकी, बहुत सारी हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत सारी हेल्प करेगा आपकी क्वेश्चन सॉल्व, अरे रे बहुत सारी हेल्प करेगा आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये रिलेशन। क्लियर है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये रिलेशन आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मेरी बात सुनना जी, ठीक है, इसी तरीके से या तो ये इक्वेशन, इसी तरीके से मेयर्स इक्वेशन होती है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, मैं उसे भी डिराइव करूंगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं एक और रिलेशन बना रहा हूं, देखना एक और रिलेशन बना रहा हूं इसी के साथ डेल एस इज इक्वल टू एनसीपी लॉग नेचुरल T2 बाय T1 प्लस लॉग नेचुरल एन आर एल एन P1 बाय P2, ये एक और रिलेशन आया जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है, बढ़ूं आगे, ये दोनों इक्वेशन याद हुए। अब मैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए आपको एंट्रोपी चेंज यहां बताने जा रहा हूं। कौन कौन सी प्रोसेसेस सर हम आइसोथर्मल प्रोसेसेस की बात करेंगे, सर हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे, सर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे, सर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे और उसमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? क्या यहां तक की कहानी सबने नोट डाउन करी? क्या यहां तक का सबने स्क्रीनशॉट मारा? क्या यहां तक का सबने कहानी लिख ली? फुल जोश और जुनून के साथ कहानी लिखना बेटा, मेहनत एकदम चरम सीमा पे होनी चाहिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। सिर्फ मैं एक ही बात कहता हूं कि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप भी वहां मेहनत कर रहे हो, मैं भी यहां मेहनत कर रहा हूं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। क्लियर है? चलो अगली कहानी देखना, मतलब अपने पास फॉर्मूला क्या आया देखते चलना जी। अपने पास फॉर्मूला आया सर एंट्रोपी का,
CV, ठीक है, लॉग नेचुरल देखना, लॉग नेचुरल क्या है अपने पास, लॉग नेचुरल T2 बाय T1 प्लस NR लॉग नेचुरल V2 बाय V1, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला आता है अपने पास डेल S इज इक्वल टू एनसीपी लॉग नेचुरल T2 बाय T1 प्लस NR लॉग नेचुरल P1 बाय P2, ये दो फॉर्मूले आते हैं अपने पास किसके, एंट्रोपी के। किसके ये दो फॉर्मूले आते हैं अपने पास, एंट्रोपी के। अब मान लीजिए मेरे पास चार अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस की। किसकी बात करने जा रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब क्या होता है मेरा बच्चा, अरे मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलो, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सर सेम, और थर्मल मतलब होता है सर टेम्परेचर। मतलब सर अगर आपका टेम्परेचर T1 किसके बराबर हो जाए, टेम्परेचर T2 के बराबर हो जाए, टेम्परेचर T1 T2 के बराबर हो जाए, तो सर हमारे पास एंट्रोपी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा सर लॉग NR लॉग नेचुरल या LN V2 बाय V1 या सर सुनना जी, ये आ गया आपका, या सर हमें तो क्या पता है सर, दूसरे फॉर्मूले से लगा दो, दूसरे फॉर्मूले में भी T2 बाय T1 बराबर है सर, तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है सर NR डेल S का एक और फॉर्मूला होता है सर NR LN P1 बाय P2। मैंने आपको गैसियस लॉ पढ़ाए हुए हैं, और मैंने आपसे एक बात कही थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बात मैंने कही थी बॉयल्स लॉ में, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो आप P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2 के। या आपको मैंने ये भी कहा था P1 बाय P2 किसके बराबर होता है, P1 बाय P2 किसके बराबर होता है, V2 बाय V1 के। मतलब V2 बाय V1 की जगह मैं P1 बाय P2 रखूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो वैसे होनी नहीं चाहिए। ये कहानी यहीं से आई, ये अपना फॉर्मूला हुआ डेल S का। यहां मैंने LN लेके करा है, log टू द बेस 10 भी ले लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, log टू द बेस 10 भी ले लोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन वो वहां भी उठाऊंगा, वो फॉर्मूला ही मैं बता दे रहा हूं, चिंता नहीं है। अब बात करते हैं आइसोथर्मल के बाद, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बात करूं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करिए, अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन थर्मोडायनामिक्स में इतना तो करना पड़ेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस भैया, आइसोकोरिक मतलब सर जिसमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर हो, उसे हम नाम देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या नाम देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस नाम देते हैं। अगर V1 और V2 बराबर है तो सर हमारे पास नया फॉर्मूला आया डेल S इज इक्वल टू NCV लॉग नेचुरल LN T2 बाय T1। सर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, एंट्रोपी का। किसका फॉर्मूला आ गया सर, एंट्रोपी का। चलिए ठीक है सर। आइसोकोरिक के बाद अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो सर आइसोबारिक प्रोसेस के कहानी को अगर अपन समझें, आइसोबारिक मतलब सर सेम प्रेशर, मतलब P1 और P2 बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, P1 और P2 बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए बच्चे, P1 और P2 बराबर हो जाए। अगर P1 और P2 बराबर हैं अपने पास तो अपन ये फॉर्मूले में P1 और P2 को बराबर रख दें। किसको रख दें, P1 और P2 को बराबर रख दें, तो भैया वो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो अपने पास क्या आया, डेल S किसके बराबर आया, डेल S आया अपने पास NCP LN T2 बाय T1 के। किसके बराबर आएगा, T2 बाय T1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, T2 बाय T1 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, NCP आ रहा है, ये मत भूलना। क्लियर है। चलिए पहले इतना नोट डाउन करें, फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। पहले इतना नोट डाउन करें, आइए। चलिए
तो आइसोथर्मल हो गई, आइसोकोरिक हो गई, आइसोबारिक हो गई। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो अपन सबसे पहले देखने जा रहे हैं इर्रिवर्सिबल अरे भैया स्पेलिंग इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जब भी इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात आप करते हैं तो बेटा इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डेल एस इज इक्वल टू एनसीवी लॉग नेचुरल T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। या तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या आप डेल एस इज इक्वल टू एनसीपी ln T2 बाई T1 प्लस NR ln आप P1 बाई P2, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और कहानी को एग्जामिनर की फिनिश कर सकते हैं। ये हुई इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात। लेकिन वो एग्जामिनर है, उसे तुम्हारे इमोशन के साथ खेलना बहुत पसंद है, हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस दे देगा तो आपको क्या करना है, इस दौरान आपको डेल एस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, Q रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। तो इस दौरान डेल एस कितना आता है, जीरो आता है। और अगर डेल एस जीरो आ रहा है इस दौरान, रिवर्सिबल आइसोथर्मल नहीं बोला, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, डेल एस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर डेल एस जीरो आ रहा है तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। आइए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो डेल एस जीरो आता है, ऐसी प्रोसेस को आप बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्लियर है। आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट कर दिए हैं। बढ़ाएं आगे कहानी को बेटा। चलिए जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, ये कहानी थी अपनी, अपन ने खत्म कर दी अलग अलग प्रोसेस में। ठीक है, चलो ये एडियाबैटिक प्रोसेस अपन ने देख लिया, एंट्रोपी चेंज, रिवर्सिबल, ये सारी चीज अपन ने देख ली है। अब अपन देखते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें। आपने किसी भी सॉलिड को किस में चेंज करा, लिक्विड में चेंज करा। सॉलिड को किस में चेंज करा, लिक्विड में चेंज करा। सॉलिड को जैसे ही आप लिक्विड में चेंज करते हैं, इसे हम कहते हैं कि भैया फ्यूजन होना। इस दौरान कोई एंथैल्पी आएगी आपकी, ब्ला 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 कुछ भी हो सकती है, तो भैया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इस दौरान जो भी आपका एंथैल्पी चेंज हुआ या हीट चेंज हुआ अपॉन टेम्परेचर, डेल एच बाई टी। ठीक है सर। वेपराइजेशन क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, लिक्विड को आपने किस में कन्वर्ट करा, लिक्विड को आपने गैस या वेपर में कन्वर्ट करा, ठीक है। डायरेक्ट ये लिखो ना यार, आपने इसको गैस या वेपर में कन्वर्ट करा। इस दौरान मान लिया कि एंथैल्पी चेंज कुछ भी हो सकता है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। एंथैल्पी चेंज कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर या हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। चलो सब्लिमेशन, आप सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट कर दो, इस दौरान जो आपका हीट चेंज है, ठीक है, आपने लिखा तो हीट ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। ये अलग अलग प्रोसेस थी जिसके दौरान आपने क्या देखा, एंट्रोपी चेंज देखा। तो भैया आपने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक में आपने रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, ठीक है, फॉर फ्यूजन, फॉर वेपराइजेशन, फॉर सब्लिमेशन, सारी कहानी को यहां तक खत्म कर दिया है। अब कहानी आती है इनके न्यूमेरिकल की। बिना न्यूमेरिकल की कहानी अधूरी है, मैंने आपको डेरिवेशन करा, एकदम कहानी मक्खन की तरह आपके लिए क्लियर कर दी है। अब अपन बात करते हैं डेरिवेशन क्वेश्चन की। सबसे पहला है द एंट्रोपी चेंज।
ठीक है। आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। आपका 1 मोल है लिक्विड वाटर का, 1 मोल है लिक्विड वाटर का, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एट वेपर, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 मोल वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो डेल एच आया, इस दौरान जो डेल एच आया वो आपका आया कितना, कितना आ रहा है, -2.257 किलो जूल पर ग्राम। कितना आ रहा है, किलो जूल पर मोल नहीं, पर ग्राम आ रहा है, पर ग्राम आ रहा है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन। कितना दिया हुआ है, 373 केल्विन दिया हुआ है। तो आपको निकालना है एंट्रोपी चेंज। तो भैया आपको निकालना है एंट्रोपी चेंज। मैंने अभी बताया कि जब भी लिक्विड को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो भैया उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। 1 मोल की बात कर रहा है तो ये क्या होता है, डेल एस अपॉन टी, डेल एस अपॉन टी कितना हुआ, डेल एस अपॉन टी, डेल एस कितना दिया हुआ, डेल एच अपॉन टी, सॉरी, डेल एच अपॉन टी, डेल एच कितना दिया हुआ है 2.257 अपॉन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373 केल्विन। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया इसमें आंसर जो आ रहा था आपका किलो जूल पर ग्राम में ही आ रहा था और 1 मोल की बात कर रहा है तो भैया 1 मोल का वेट कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, आपकी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी। चलो चेक करते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। आपको ही पता है मेरी कैलकुलेशन काफी वीक है। चलो देखते हैं, 2.257 इंटू 18 कितना हो गया 40.6, कितना हो गया 40.6 डिवाइड बाय 373, डिवाइड बाय 373, ये आ गया आपका 0.1089, मतलब 0.109 किलो जूल पर ग्राम। किलो जूल पर ग्राम में अपन देख लेते, नहीं हाँ 0.019 ये आपका आंसर होगा किसका, एंट्रोपी का, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ये होगा आपका एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। इट वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में था, मैंने आपके सामने रख दिया। क्लियर है, बढ़ूं आगे, बढ़ जाएं आगे बेटा। पहले नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सारी वैरायटी अपन कवर करते हुए चलते हैं, सारी वैरायटी अपन कवर करते हुए चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया है मेरा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एनसीईआरटी स्पेसिफिक है, एनसीईआरटी की गोली मान के चल लो। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। एंट्रोपी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है उस दौरान एंट्रोपी चेंज कितना आता है, 0 आता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस सर, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी चेंज 0 आता है। दूसरा दिया हुआ है एंट्रोपी चेंज इन इक्विलिब्रियम। कभी भी आपका इक्विलिब्रियम है उसमें एंट्रोपी चेंज कितना होता है अपना, 0 होता है। एंट्रोपी चेंज इन इक्विलिब्रियम इज 0, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, या अपन पढ़ भी चुके हैं कि इक्विलिब्रियम के दौरान एंट्रोपी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आपको पता है जो अपना यूनिवर्स है, जैसे जैसे यूनिवर्स में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। आप हमें पहले देखिए, अरे आप इससे समझिए ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सारी क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ये स्टेटमेंट भी सही, ये भी सही। फिर लिखा है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज डिक्रीजिंग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए अपना, डी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए अपना, डी होना चाहिए। तो भैया अपनी कहानी क्लियर हो गई, अपनी कहानी क्लियर हो गई। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, इतना इतना दिया हुआ है 373 केल्विन। कैलकुलेट एंट्रोपी फॉर रिएक्शन, एंट्रोपी फॉर रिएक्शन। चलो देखते हैं, देखना चाहिए आपको। एंट्रोपी फॉर रिएक्शन निकालना है। आपका किसमें, लिक्विड वाटर है, वाटर लिक्विड है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर, वाटर लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर स्टीम में या गैस में कन्वर्ट हो रहा है। भाई एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। आपकी इसके लिए एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, तो कैलकुलेट डेल एस, एंट्रोपी चेंज फॉर द ट्रांजिशन। एंट्रोपी नहीं होगा यार, ये द एंट्रोपी चेंज, द एंथैल्पी होगा, द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम दिया हुआ है आपके पास 40.8 किलो जूल में दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में। तो मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपका और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373 केल्विन। अब आपको क्या निकालना है इसके दौरान, इसके लिए एंट्रोपी निकालना है। क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालना है। चलो कैलकुलेट कर लो, 40.8
इंटू 1000 डिवाइड बाय 373 कितना आ गया, ये आ गया आपका 109 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका होगा एंट्रोपी चेंज। चलिए आइए किलो जूल था, मैंने उसको जूल में करा और आंसर अपना जो दिया हुआ था इस क्वेश्चन का वो दिया था जूल पर केल्विन पर मोल में निकालना था, तो मैंने जूल पर केल्विन पर मोल में निकाल दिया आंसर आपके सामने। आइए जल्दी आइए, 109 जूल पर केल्विन पर मोल। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सारी वैरायटी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, थ्योरेटिकल आए थ्योरेटिकल, आपके वैल्यू वाले हैं वैल्यू वाले क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ जाएं आगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आपके नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं 5 मोल, ठीक है। एक्सपांड कर रही है रिवर्सिबली, ठीक है, फ्रॉम अ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम 8 डेसीमीटर क्यूब से कहां तक जा रहा है भैया, वॉल्यूम 2 कितना दे रहा है, 80 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 80 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, अगर दिया हुआ है टू। एंड टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर आपका कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसके लिए अपन ने जो एंट्रोपी की बात करी थी वो कौन सी बात करी थी, जल्दी बताइए, डेल एस इज इक्वल टू एन, इधर देखो, डेल एस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एन आर लॉग एल एन वी टू बाई वी वन, या मैं अगर एल एन हटाऊं, चलो पहले तो देख लो, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, या मैं एल एन हटाऊं तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2.303 एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। टेम्परेचर तो अपना कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है, अपन ने लिखा 2.303, एन की वैल्यू अपन ने कितनी रख दी, भैया एन नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 5 दिए हुए हैं, और आर की वैल्यू रख दी मैंने 8.314, ठीक है। अब यहां मेरा आ जाएगा log टू द बेस 10 V2 बाई V1, V2 कितना दिया हुआ है 80/8, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू मेरी 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314, ये हो गया log 10, ये 8 से ये कटा 10 टाइम्स log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, चलो करते हैं, 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314, ये आ गया 95.7 जूल पर केल्विन। आइए, दिस इज योर डेल एस, एंट्रोपी चेंज। इस वैरायटी का क्वेश्चन है तो आप इस वैरायटी से कर सकते हैं, इस वैरायटी का क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूले मैंने सारे आपको बता दिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं, आते जाइए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं, आते जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी हो, 4 हो, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट डाउन कर लिया इसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स के मैंने पुराने भी आपको एंथैल्पी पे भी क्वेश्चन कराए थे, एंट्रोपी पे भी करा रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने छुड़वाया है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है सॉलिड का, कितना दिया हुआ है, x केल्विन, ठीक है। एंड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है भैया, आपकी 600 केल्विन पर मोल, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना, द एंट्रोपी चेंज फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, एंट्रोपी चेंज भी आपको दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ सॉलिड इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये भी आपको दिया हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स, अब आपको पता है डेल एस किसके बराबर होता है, डेल एच बाई टी के बराबर होता है, ठीक है। डेल एस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, डेल एच कितना दिया हुआ है, आपको 600 दिया हुआ है, और टी कितना दिया है, आपको वैल्यू दी है एक्स, तो एक्स आपको पता करना कितना आएगा, 600/2, तो ये कितना आ गया 300 केल्विन। इस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ जाइए, जो पूछे मैंने सारी वैरायटी आपके सामने कवर कर दी, ये आ जाएगा 300 केल्विन। आइए, तो द वैल्यू ऑफ x इज 300 केल्विन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज 300 केल्विन, यही क्या होगा, अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा जी, यही अपना क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। बढ़े आगे, करा नोट डाउन, मारा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट है अपना फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है,
कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए डेल एस कितना होता है, 0 होता है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप बढ़ रही उसके लिए डेल एस कभी 0 नहीं होता। डेल एस ग्रेटर देन 0, डेल एस लेस देन 0, नन ऑफ द अबव, इसके लिए डेल एस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। ये बताता है अपने को कि भैया स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस कितना मानते हैं अपन, पॉजिटिव मानते हैं। चलिए ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल एस इज ग्रेटर देन 0। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिन्हें अपन ने कवर करा। एंट्रोपी की यहाँ पे मोह माया को अपन ने खत्म करा। तो जो अपने थर्मोडायनामिक्स के 4 पिलर थे, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि 4 पिलर थे अपने, कौन कौन से, डेल एच, डेल यू, डेल एस और डेल जी। अब लास्ट पिलर अपना बाकी रह गया है, वो है गिब्स फ्री एनर्जी, जो मेरे आने वाले लेक्चर में आएगा। इस कहानी को अपन ने यहाँ पे खत्म करके एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और हम पिछली क्लासेस में क्या बात कर रहे थे, अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में हमने स्पॉन्टेनिटी की बात करी थी। लेकिन स्पॉन्टेनिटी आप 100% किस बेसिस पे नहीं कह सकते थे, समझना। मैं उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करूं, देखिएगा कॉन्सेप्ट मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनिटी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चों, स्पॉन्टेनिटी के बारे में। और अगर आपने बात करी कि भैया कोई भी अगर डेल एच का यूज करके स्पॉन्टेनिटी आप समझा रहे हैं, मतलब एंथैल्पी का यूज करके स्पॉन्टेनिटी आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप कहें कि रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकली, मतलब इधर सुनना, क्या होता है केमिस्ट्री में आपको पता होगा, मेरे में एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको ऐसा समझना, गुस्सा बहुत ज्यादा है, ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, मैंने किसी को 2 झापड़ मार के अपना गुस्सा निकाल दिया, मतलब एनर्जी छोड़ दी, तो अब मुझे लगेगा ठीक है यार मैं थोड़ा स्टेबल फील कर रहा हूं, या मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने किसी को अपनी बातें कुछ बता दी, मैंने कहा यार भाई मुझे इस वजह से गुस्सा आ रहा है, मैंने अपनी एनर्जी कम करी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा दी। तो समझना, आप या तो स्पॉन्टेनिटी को अभी तक समझाते आए थे, जो अपन ने पिछली क्लासेस में देखा था डेल एच के बेसिस पे। और अगर आपने कहा था कि डेल एच कैसा होता है, निगेटिव है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। या लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी एग्जांपल के तौर पे, कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे जो अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनिटी मतलब जो अपने आप होना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो कि एंडोथर्मिक होती है। जैसे आपका ध्यान देना, ये आइस है, आइस क्यूब है, मान लीजिए ये आइस क्यूब है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस के दौरान जो आइस होती है वो हीट एब्जॉर्ब करती है और पानी में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। मतलब ध्यान दीजिए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब मैं एंथैल्पी, अगर मैं ये कहूं कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो ये कहानी गलत हो जाएगी। मतलब स्पॉन्टेनिटी के बारे में 100% आपको एंथैल्पी नहीं समझा सकता। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल और मैं ले लूं, इसी में दूसरा एग्जांपल एक और मैं ले लूं, इवोपरेशन ऑफ वाटर, आपने पानी रखा, आपने क्या रखा, किसी कंटेनर में पानी रखा, कुछ आप रखे रहने दो धूप में, ये क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन ये अपने आप होती है। ये क्या होती है, अपने आप होती है। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक, कैन बी एक्सोथर्मिक। मैं हमेशा सिर्फ एंथैल्पी का यूज करके आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता सकता। दूसरी कहानी, अगर आप एंट्रोपी का यूज कर, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी कुछ और नहीं होती, ये अपने को बताती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। किसके बारे में बताती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस के बारे में बताती है, या हमें किसके बारे में बताती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस के बारे में बताती है।
रैंडमनेस के बारे में बताती है। अगर आप कहें कोई रिएक्शन है जिसके लिए एंट्रोपी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन फिर हमने देखा बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत सारे रिजल्ट हमें पता चले, जिसमें हमें ये पता चला कि कुछ रिएक्शन में डेल निगेटिव होता है, फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिर भी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब मैं ये फिर से कह सकता हूं कि अकेला एंट्रोपी भी आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता सकता, तो अब क्या करें? तो स्पॉन्टेनिटी को समझाने के लिए, अपने आप कोई रिएक्शन हो रही है उसको समझाने के लिए हमने तीसरा टर्म यूज करा, जिसके बारे में आज अपन कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। अब अपनी कहानी शुरू होने वाली है, ये तो पुरानी कहानी चल रही थी, अब अपन बात करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। कुछ टाइम से इसका एक लेक्चर बाकी रह गया था और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज जो मैं आपके सामने ला नहीं पाया था बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको मैनेज करते हुए ये लेक्चर बनाना है, वो लेक्चर बनाना है, आपके टर्म 1 एग्जाम की तैयारी करनी, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर छूट गया था, इसे अपन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन ऑर्गेनिक पे प्रोसीड कर जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है, बार बार कह दे रहा हूं, जस्ट ये 2 लेक्चर बाकी रह गए थे, ये और इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, उसके बाद अपन ऑर्गेनिक पे प्रोसीड कर जाएंगे। बच्चों के बहुत लगातार कमेंट आ रहे थे, सर क्लास 11th की ऑर्गेनिक करा दीजिए। इससे पहले मैं एमसीक्यू भी आपके लिए करवाने थे, उस पर मैं ध्यान देने लगा था, इस वजह से थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई। क्लास 12th को भी पैरेलली अपने को लेके चलना है, ठीक है। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी जिसे अपन जी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की कहानी हमारी इस पे बेस्ड है और हम इस बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी बताएंगे, किस बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी बताएंगे। तो निकालिए अपनी कॉपी, निकालिए अपना पेन और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ आज की कहानी के लिए शुरू हो जाइए। लेकिन उससे पहले इस कहानी को लिख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इस कहानी में डाउट है, उससे पहले इस कहानी को आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी की अकेले एंथैल्पी के बेसिस पे नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, क्योंकि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जो कि स्पॉन्टेनियस होती है। आप अकेला ये नहीं कह सकते कि भैया अगर एंट्रोपी बढ़ रही है किसी रिएक्शन की जिसमें एंट्रोपी डेलस पॉजिटिव दिख रहा है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। कुछ रिएक्शन हमने या कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऐसे देखे कि जिसमें एंट्रोपी क्या हो रही थी, अपनी घट रही थी, फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। लेकिन तीसरा, अगर आपको 100% स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताना है, तो आज की अपनी कहानी होगी गिब्स फ्री एनर्जी। चलिए, मेरा काम है याद कराना, बार बार बोल के याद कराना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम मैं फर्निश्ड कर सकूं। चलिए आइए, यहां तक नोट डाउन करा, अगली कहानी के बारे में बात करता हूं देखिएगा। तो हमारी कहानी है गिब्स फ्री एनर्जी या स्पॉन्टेनिटी। क्या है अपनी कहानी, गिब्स फ्री एनर्जी या स्पॉन्टेनिटी। चलिए हेडिंग डाल दिया। चलिए, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। What is gives free energy? तो समझना, दिस इज द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की वो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है whose value डिक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड कन्वर्ट्स इनटू द यूजफुल वर्क। या मैं इसे दूसरे टर्म में ये लिख सकता हूं, इट इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क। इट इज नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क, ठीक है। समझिए क्या बोला मैंने, किसी सिस्टम के लिए वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू घटती है किसके दौरान, प्रोसेस के दौरान, और कन्वर्ट होती है यूजफुल वर्क में। या मैं इसे कह सकता हूं, इट इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क। समझिए, इसे ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, उसने 50 जूल का वर्क करा, ठीक है, सिस्टम है, उसने कितने का, प्लस 50 जूल का उसका वर्क डन है। किसका है, प्लस 50 जूल का उसका वर्क डन है। तो भैया आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी, -50 जूल आएगी। कैसी आएगी, -50 जूल आएगी। इट इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क। दूसरी चीज, अगर मैं इस चीज को दूसरे शब्दों में समझाऊं, अगर आपको मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं G = H - TS। लेकिन अब आपको अगर पता होगा, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है, जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसे जी ना लिख के हम लिखते हैं डेल जी।
चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या नाम दिया जाता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देख पा रहे होंगे, अगर आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देख पा रहे होंगे तो आप उसमें देख पा रहे होंगे कि हमने स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट भी इनकॉर्पोरेट करा है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी इनकॉर्पोरेट करा है, और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट भी इनकॉर्पोरेट करा है। इन सब के बेसिस पे हम बताएंगे कि कोई भी रिएक्शन फाइनली स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। अब मैंने क्या कहा? इट इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क। कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान आपकी डेल जी, अगर किसी रिएक्शन के दौरान आपका डेल जी कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर आप कहें किसी रिएक्शन के दौरान डेल जी पॉजिटिव आ रहा है, डेल जी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम कहेंगे कि रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल जी जीरो आ जाएगा तो किस में हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो इस कहानी को पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी और स्पॉन्टेनिटी की कहानी, ठीक है। और ये है अपनी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। अभी इस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, डेल एच के अलग केस लूंगा, डेल एस के अलग केस लूंगा, टेम्परेचर के अलग अलग केस लूंगा और स्पॉन्टेनिटी बताऊंगा। और यहां पे मैं एक बात आपको 100% कह सकता हूं कि जो आपको 100% स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा वो है गिब्स फ्री एनर्जी। नोट डाउन करिए इसे, प्लीज नोट डाउन करें, इसे प्लीज नोट डाउन करें। चीजें बहुत सिंपल है। अभी तक हमने पूरा थर्मोडायनामिक्स इतने बढ़िया तरीके से करा, जिसमें हमने एंथैल्पी, एंट्रोपी, अरे थर्मोडायनामिक्स के 4 ही तो पिलर बताए थे मैंने। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, गिब्स इंटरनल एनर्जी के बाद एंथैल्पी, एंथैल्पी के बाद मैंने एंट्रोपी, और एंट्रोपी के बाद गिब्स फ्री एनर्जी। बस यही टॉपिक बाकी रह गया था। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट और जेई में भी आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नोट डाउन करा, नोट डाउन करा। चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, कहानी को आगे बढ़ाता हूं, समझिएगा, समझिएगा। अगली कहानी है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी बताया, अगर डेल जी निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। डेल जी पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल जी अगर जीरो आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी? सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए नोट डाउन करो इसे। गिव्स फ्री एनर्जी, नोट डाउन तो ऐसे कर ही लिया था। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अगर डेल जी निगेटिव है, या मैं इसको दूसरे टर्म में बोल सकता हूं, डेल जी जीरो से कम है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी जीरो से ज्यादा आ रहा है, जीरो से ज्यादा आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। चलो देखना, अब हम अलग अलग केसेस लेते हैं। कंडीशन फॉर डेल जी टू बी नेगेटिव और द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। हम वो कंडीशन देखने जा रहे हैं जब रिएक्शन कैसी होनी चाहिए भैया? रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी को कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहती है? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये याद रखना, ये तो भैया रामबाण है आपका, रामबाण। इसी के बेसिस पे अपन स्पॉन्टेनिटी पता करेंगे। सबसे पहले हम जो जनरलाइज बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी की, सबसे पहली कंडीशन हम वो लेंगे जिसमें हम कहते थे कि डेल एच कैसा होना चाहिए भैया स्पॉन्टेनिटी के लिए। हमेशा याद रखना, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, उसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही समझते चलना। मैं सबसे पहले वो कंडीशन लेने जा रहा हूं जहां हमेशा ये कहा जाता था कि भैया अगर एंथैल्पी, ठीक है, अगर डेल जी को निगेटिव होना है तो सबसे पहले हम वो कहते थे, यहां पे डेल एच होना चाहिए। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, अगर नहीं, ओ सॉरी, यहां डेल एच होना चाहिए। यहां डेल एच लिखिए, यहां डेल एस और ये डेल जी, ठीक है, ठीक है। अब हम वो बात देखने जा रहे हैं कि हम कहते थे कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
मतलब भैया बहुत ज़्यादा एनर्जी में थी, एनर्जी निकाल रही है, तो हम कहते थे स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखने मिल गए कि भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो सबसे पहले हमने स्पॉन्टेनिटी वाला केस लिए जब डेल एच कैसा हो, निगेटिव हो, मतलब एक्सोथर्मिक हो। दूसरा केस हमने लिए कि जब डेल एस मतलब एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी क्या हो, पॉजिटिव हो। दोनों केसेस में हम कहते थे कि जब डेल एच निगेटिव और डेल एस पॉजिटिव हो तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। कुछ एक्सेप्शन देखने मिल गए जिससे हमने इसे कहा कि ये जनरलाइज चीज हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर डेल एच निगेटिव डेल एस पॉजिटिव, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल एच आपका कैसा आ रहा है, डेल एच आपका कैसा दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है। और अगर आपने डेल एच को कैसा माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ है, तो भैया माइनस प्लस माइनस, और यहां पे भी माइनस। हमेशा डेल जी कैसा आएगा, हमेशा डेल जी कैसा आएगा, ऑलवेज निगेटिव आएगा, ऑलवेज निगेटिव आएगा। मतलब रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, तब टेम्परेचर कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। अगर आप वो कंडीशन ले रहे हो जब अगर डेल एच निगेटिव होता था, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल एस भी पॉजिटिव, मतलब जब एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तब टेम्परेचर कोई रोल अदा नहीं करेगा। इस केस में तो डेल जी हमेशा निगेटिव आएगा। पहली कहानी। उसके बाद दूसरी कहानी में इसको समझाता हूं, दूसरी कहानी में उसको समझाता हूं। समझना, ऐसे याद करना भैया, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे याद करोगे तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा इन चारों केसेस में। दूसरी कहानी, फिर हम कहते थे कि अगर डेल एच कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, डेल एच कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। और दूसरा हम कहते थे अगर डेल एस निगेटिव आ जाए, डेल एस कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए। दोनों हमने अब वो केसेस लिए जब रिएक्शन को कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, जब डेल एच पॉजिटिव और डेल एस निगेटिव। तो भैया देखो, अगर आपने अब डेल एच को पॉजिटिव कर दिए, सुनना, डेल एच को पॉजिटिव कर दिए और डेल एस को निगेटिव कर दिए, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, डेल जी जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा किसी भी टेम्परेचर पे, और रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी किसी भी टेम्परेचर पे। रिएक्शन अब क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी किसी भी टेम्परेचर पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए तीसरा केस, तीसरा क्या है, जब आप डेल एच को निगेटिव ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, डेल एच को निगेटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डेल एच को निगेटिव ले रहे हैं, लेकिन डेल एस को भी निगेटिव ले रहे हैं। समझना, डेल एच भी निगेटिव है अब आपके पास। तीसरा केस क्या है, ठीक है, तीसरा केस क्या है, डेल एच आपका निगेटिव आ रहा है, डेल एच को आपने क्या मान लिया है, अब निगेटिव मान लिया है, और आपने डेल एस को भी क्या मान लिया है, निगेटिव मान लिया है, डेल एस को भी क्या मान लिया है, निगेटिव मान लिया है। समझ आ रहा है। और अगर रिएक्शन को कैसा, अगर आपने टेम्परेचर, अब टेम्परेचर रोल अदा करेगा, क्या अदा करेगा, टेम्परेचर रोल अदा करेगा। माइनस माइनस कैसा हुआ, प्लस हुआ, माइनस माइनस कैसा होता है, प्लस होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, समझना बेटा, इसको भी निगेटिव, इसको भी निगेटिव, ठीक है। अगला केस, अब टेम्परेचर रोल अदा करेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और अगर टेम्परेचर कम है तो प्लस वाली क्वांटिटी कम होगी, तो डेल एच कैसा हो जाएगा, और निगेटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो डेल जी जो आएगा आपका कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, और रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लॉजिक समझ आया। अगर दोनों को निगेटिव ले लिया, इस केस में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने टेम्परेचर कैसा ले लिया, लो ले लिया, टेम्परेचर कैसा ले लिया, लो ले लिया, ठीक है। अगर टेम्परेचर लो ले लिया तो ये क्वांटिटी कम आ गई, तो भैया आपका ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, और रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका डेल एच भी निगेटिव, डेल एस भी निगेटिव, डेल एच भी निगेटिव, डेल एस भी निगेटिव, और डेल जी को निगेटिव होना है, तो किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा किस टेम्परेचर पे डेल जी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो टेम्परेचर मैं बता रहा हूं, यहीं पे आगे कहीं लिखना, वो टेम्परेचर मैं बता रहा हूं। आपके पास डेल जी क्या था, डेल जी क्या था, डेल जी था डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एच माइनस टी डेल एस। अब रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है, मतलब डेल जी को जीरो से कम होना पड़ेगा, डेल जी को जीरो से कम होना पड़ेगा, और अगर डेल जी को जीरो से कम होना है मतलब डेल एच माइनस टी डेल एस को जीरो से कम होना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं डेल एच, ये इधर गया तो टी डेल एस, किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, ठीक है, तो डेल एच अपॉन डेल एस। आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इससे टेम्परेचर निकाल सकते हैं। टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए, तब आप बोलेंगे रिएक्शन कैसी होगी। टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए, तब आप क्या बोलेंगे भैया कि रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरी चीज, अब अगर मैं कहूं कि भैया
आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या कर दिया आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो निगेटिव वाली क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव वाली क्वांटिटी होगी, वो बढ़ जाएगी। और अगर पॉजिटिव वाली क्वांटिटी बढ़ गई तो भैया डेल जी आपका अल्टीमेटली कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सिमिलर सेम कहानी, अगर आपने डेल एच को पॉजिटिव लिया, डेल एच को पॉजिटिव लिया और आपने डेल एस को भी पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी आपने पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर आपने टेम्परेचर कैसा लिया, लो लिया, कैसा लिया, टेम्परेचर लो लिया। टेम्परेचर अगर कम है तो ये क्वांटिटी कम, ये क्वांटिटी कम हो गई, ये क्वांटिटी कम हो गई बेटा आपकी। तो डेल एच वाली पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ने की वजह से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और वहीं पे अगर वहीं पे मैं ये कहूं आपसे कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन आपका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है मतलब ये निगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ने लगी, माइनस प्लस माइनस निगेटिव वाला बढ़ने लगा, मतलब भैया ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आएगी और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मैं इसे दूसरे टर्म में ऐसा कह सकता हूं कि जब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है मतलब डेल जी को 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। और रिएक्शन जब, ये किसकी कहानी है, ये किसकी कहानी है, स्पॉन्टेनिटी की कहानी है। किसकी कहानी है, इसको अलग से लिखना, पहले ये चार्ट बना लो, पहले ये चार्ट बना लो, पहले ये चार्ट बना लो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। फिर ये चार्ट बना लो। और अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना है, नॉन स्पॉन्टेनियस होना है, नॉन स्पॉन्टेनियस होना है तो समझना, नॉन स्पॉन्टेनियस होना है मतलब डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एच माइनस टी डेल एस। मतलब सर डेल जी को कितने से ज्यादा होना चाहिए, डेल जी को 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब डेल एच माइनस टी डेल एस को किससे ज्यादा होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस। और इस केस में जो टेम्परेचर आएगा आपका, टेम्परेचर आएगा डेल एच अपॉन डेल एस, ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों केसेस पे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है, इन दोनों केसेस पे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये कहानी अपनी स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की, क्लियर है। पहले इसे बनाना, पहले इसे बनाना, उसके बाद इसे बना लेना, उसके बाद इसे बना लेना, अगर कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। अब समझिएगा मतलब कहानी क्या हुई। सर अगर हमारे पास ये भी ये एक्सोथर्मिक थी जो स्पॉन्टेनिटी को बता रहा था, ये एंडोथर्मिक थी, तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर ये कैसा आ गई, एंडोथर्मिक, और ये एंट्रोपी घट रही है, तो इस केस में हमेशा कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बोलो, इस केस में हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन ये भी निगेटिव और टेम्परेचर भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये भी पॉजिटिव और टेम्परेचर ज्यादा है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो यहां पे आपको याद करने का तरीका भी मिल गया। अगर रिएक्शन निगेटिव, ये भी निगेटिव और टेम्परेचर भी कम रख रहे हो तो स्पॉन्टेनियस। ये भी पॉजिटिव और टेम्परेचर भी आप टेम्परेचर अगर आप कम रख रहे हैं, टेम्परेचर कैसा रख रहे हैं, कम रख रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो क्लियर है। अगर ये भी निगेटिव और आपने कैसा लिया, लो टेम्परेचर, ये पॉजिटिव और आपने कैसा ले लिया, हाई टेम्परेचर, कैसा ले लिया, हाई टेम्परेचर, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। उतारिए जैसे, बस एक छोटी सी कहानी बाकी रह गई थी स्पॉन्टेनिटी के बारे में, एक छोटी सी कहानी बाकी रह गई थी। बढ़ाता हूं कहानी को आगे, देखिएगा। चलिए अब अपनी कहानी है, ये छोटे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझना। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल जी नॉट, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कभी रिलेशन पूछा जाए तो सीधे फॉर्मूला लगा देना, -2.303 RT log K, -2.303 RT log K। इसके अलावा अगर सेल रिएक्शन में आपको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछे तो -NFE0 सेल वाला दो फॉर्मूले यूज कर लेना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन वीडियो में आपके लेके आऊंगा, ठीक है, उससे कहानी क्लियर हो जाएगी। जहां पे F क्या है, F है आपका फैराडे कांस्टेंट 96500 और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी स्पॉन्टेनिटी की, जिसे हमने खत्म करा
जिसे हमने खत्म करा। मतलब कहानी कहां से शुरू हुई थी कि सर अगर हमें स्पॉन्टेनिटी को समझाना है तो हमें सिर्फ अल्टीमेटली किसका यूज करना पड़ेगा, हमें सर अल्टीमेटली गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी कुछ और नहीं होती, इट इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन। नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन उसे अपन ने समझ लिया। और अगर सर स्पॉन्टेनिटी अपने को पता करना है तो डेल जी शुड बी नेगेटिव, डेल जी शुड बी नेगेटिव। डेल जी पॉजिटिव आया, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल जी जीरो आ रहा है मतलब रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इसी के साथ हमने गिब्स फ्री एनर्जी और अपने थर्मोडायनामिक्स के चारों पिलर को खत्म करा। आने वाले लेक्चर में मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस लेके आऊंगा और एक लेक्चर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का लेके आऊंगा, जिससे ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा मैग्नेट ब्रेन आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्लास 11th पढ़ रहे हैं, क्लास 12th भी मैं ले रहा हूं, पैरेलली ले रहा हूं, लेकिन कई बार होता है कि हमें लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं। तो आपको क्या मिल नहीं पाते हैं, इसका मतलब कि आप ढूंढ नहीं पाते हो। ऐसा नहीं कि मिल नहीं पाते हैं, आप ढूंढ नहीं पाते हो। इतने ज्यादा लेक्चर्स, टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे इतने वीडियो आ रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.magnetbrains.com पे। आप जैसे ही जाएंगे, आप सिंगल क्लिक मारिए किसी भी क्लास में, आपको मैं और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। आपको कुछ और नहीं करना है, आपको वॉच नाउ पे जाना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे आपको सारे चैप्टर, जैसे कि आज थर्मोडायनामिक्स भी खत्म हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर तक आपको, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक पैरेलली अपन ने स्टार्ट करा, वो इसके बाद अपन जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, आपको मैं पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। इस तरीके से मैग्नेट ब्रेन का जो मोटो है फ्री एजुकेशन का, जिस पर मैग्नेट ब्रेन काम कर रहा है बेटा, उसे आप लोगों को लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, उसे आपको लोगों तक शेयर करना है। और एक जो छोटी सी कहानी थी जिसे हमने जोश और जुनून के साथ शुरू करा, उसे कमेंट सेक्शन में बताना है ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे लाइक की बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं इस कहानी को खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रोसीड करते हुए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का वीडियो अपन लेके आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच।